डिस्क्लेमर। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिस्टिक स्टोरी हब पर नए हैं, तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। 141 ड्यूटी ऑफिसर आश्चर्यचकित दिखी, लेकिन फिर भी विनम्रता से जवाब दिया, मुझे खेद है महोदय, सूदखोरी को आर्थिक विवाद माना जाता है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बेशक उन्हें अक्सर ऐसे फोन आते थे, ज्यादातर सूदखोरों द्वारा पैसे चुकाने के लिए शारीरिक हमले, धमकियों और उत्पीड़न जैसे तरीकों का इस्तेमाल करने के बारे में। विकास खन्ना जैसे मामले भी थे जिन्होंने सूदखोरों का पर्दाफाश किया, लेकिन जब तक शारीरिक या मानसिक क्षति न पहुंची हो, पुलिस विकास खन्ना द्वारा दिए गए मामले के संक्षिप्त विवरण के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। ये ऑपरेटर चोटों की संभावना के बारे में पूछने की भी जहमत नहीं उठाती थी। आप, क्या सूदखोरी गैरकानूनी नहीं है? क्या आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करते? विकास खन्ना हकलाते हुए बोला। उसे याद आया कि उसने टीवी पर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देने वालों को गिरफ्तार होते देखा था। मुझे माफ करना, हमारे देश में सूदखोरी के खिलाफ कोई खास कानून नहीं है, यहाँ तक कि हिरासत में रखने का भी कोई प्रावधान नहीं है। ज्यादा ब्याज को आर्थिक विवाद माना जाता है। कृपया बातचीत करें या इसे अदालत में ले जाएं। क्या किसी को शारीरिक चोट लगी है? महिला की आवाज ने धैर्यपूर्वक समझाया। ये देखते हुए कि विकास खन्ना को इस बारे में कुछ नहीं पता, उनके पास उसे कुछ बुनियादी जानकारी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना वो उन्हें इस बारे में परेशान कर सकता था। कई लोग काफी परेशान करने वाले हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं और लगातार पुलिस के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। बेशक जनता की सेवा के मामले में कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन जब आपको चोरी के मामले की तुलना अपने कुत्ते द्वारा मेरी बिल्ली को काटने के विवाद से करनी पड़े, तो प्राथमिकता में जरूर फर्क पड़ता है, खासकर जब पुलिस पहले से ही कम संख्या में हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे अभी अभी उस आदमी ने पीटा है जो ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार देता है। वो वेस्ट सिटी के बाईवेई रेस्तरां का मालिक है। जैसे ही विकास खन्ना ने ये सुना, वह तुरंत चौंक गया। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि सूदखोरी गैरकानूनी है या नहीं, वह बस इतना जानता था कि सामाजिक निंदा जोरदार और स्पष्ट है। उसने टीवी पर सूदखोरों को सजा सुनाए जाने की कई खबरें भी देखी थीं, हालांकि उसने कभी उन विशिष्ट आरोपों पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी, हालांकि सूदखोरी कानून के खिलाफ नहीं है, वह जानता था कि हमला जरूर कानून के खिलाफ है। उस पर हमला हुआ था और पुलिस जरूर इसका ध्यान रखेगी। ड्यूटी ऑफिसर एक पल के लिए चुप हो गई। विकास खन्ना बदकिस्मत था। ये ड्यूटी ऑफिसर और वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर विजय यान पुराने सहपाठी थे। एक मुलाकात में ऑफिसर विजय ने बताया कि वेस्ट सिटी का बाईवेई रेस्तरां रिया गुप्ता के संरक्षण में था। अब रिया गुप्ता शहर की सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था में एक उभरता हुआ सितारा थी। जब से प्रांत के एक खास व्यक्ति ने उनकी जगह ली थी, रिया का भविष्य अकल्पनीय था। यहाँ तक की अफवाहें थीं कि रिया गुप्ता को अगले साल की पहली छमाही में म्यूनिसिपल ब्यूरो का डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है, या शायद किसी जिले में पॉलिटिकल और लीगल अफेयर्स कमेटी का सेक्रेटरी बनाकर भेजा जा सकता है। हालांकि बयान असंगत थे, एक बात निश्चित थी, रिया गुप्ता एक दिन उनकी बॉस बन सकती थी। उन्हें अपने भविष्य के नेता से संबंधित मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। ड्यूटी ऑफिसर ने एक पल में अपने लोगों की मदद करने का फैसला किया, हालांकि उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वो बहुत स्पष्ट न हो। महोदय, आपकी चोटें कितनी गंभीर हैं? ड्यूटी ऑफिसर ने फिर से पूछा। उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाना था ताकि वे अपनी पक्षपात की सीमा तय कर सकें। अगर चोटें बहुत गंभीर होती तो वह मदद नहीं कर पाती। हालांकि विकास खन्ना की आवाज से पनदुआ करते हुए वह काफी ठीक लग रहा था। उसने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा और 1 बार लात मारी, अभी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, विकास खन्ना ने ईमानदारी से जवाब दिया। रोहन गुप्ता ने अपनी ताकत को नियंत्रित किया था, मुख्य रूप से अपना गुस्सा निकालने के लिए, न कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। इसलिए विकास खन्ना को उन जगहों पर ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ जहां उसे मारा गया था। यहाँ तक कि उसके चेहरे का दर्द भी अब खत्म हो गया था, हालांकि अपमान का एहसास अभी भी बना हुआ था। ये सुनकर ड्यूटी ऑफिसर ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और मामले को संभालने का फैसला किया। महोदय, उन्होंने कहा, हमारे पास वर्तमान में कर्मचारियों की कमी है और वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन एक महत्वपूर्ण मामले से निपट रहा है। कृपया अपनी वर्तमान लोकेशन पर प्रतीक्षा करें। अनुमान है कि कोई आपकी स्थिति को संभालने के लिए लगभग 2 घंटे में आएगा। वो स्पष्ट रूप से टालमटोल कर रही थी। एक अनुभवी व्यक्ति को तुरंत पता चल जाता कि वे उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। विकास खन्ना, जिसने पहले कभी पुलिस को शिकायत नहीं की थी, को यह एहसास नहीं हुआ कि वे उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन 2 घंटे बाद आप लोगों के आने का क्या फ़ायदा?
तब तक वो व्यक्ति चला जाएगा, विकास खन्ना ने गुस्से से जवाब दिया। 2 घंटे में कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो जाएगी। वो निश्चित रूप से 2 घंटे बाद रोहन गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ स्कूल नहीं जा सकता था। क्या वो ऐसा कर सकता था? वो इतना मूर्ख नहीं था। इसके अलावा उसकी मामूली चोटों को देखते हुए यह निश्चित नहीं था कि पुलिस मामले को आगे बढ़ाने को तैयार होगी, और बिना किसी गवाह के वह कुछ नहीं कर सकता था। खासकर जब गंदा पैसा निश्चित रूप से 2 घंटे के भीतर स्थानांतरित हो जाएगा, तो पुलिस को इस मामले की शिकायत करने का कोई मतलब नहीं होगा। इस असुविधा के लिए हम गहराई से माफी मांगते हैं। ड्यूटी ऑफिसर ने राहत की सांस ली जब विकास खन्ना को बेवकूफ़ बनाया गया। उन्होंने मन ही मन उसकी नासमझी पर हंसी भी उड़ाई। इतना नासमझ व्यक्ति पुलिस को शिकायत करने के बारे में कैसे सोच भी सकता था? इसलिए विकास खन्ना ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। लोगों से भरे हुए हलचल भरे बाईवे रेस्तरां को देखकर विकास खन्ना को गुस्सा आ रहा था। ये जानकर कि उसने एक ही दिन में अपनी सारी इज्जत खो दी थी, वह गुस्से से फटने वाला था। धिक्कार है, तुम सब बस इंतजार करो और देखो, ये कहकर वो मुड़कर चला गया। जब रोहन गुप्ता ने विकास खन्ना को विदा किया, वह कमरा नंबर 6 में लौट आए, जहां कुछ व्यंजन परोसे जा चुके थे। विपुल गुप्ता बैजू पी रहे थे। उन्होंने रोहन गुप्ता के लिए 1 कप फूलों की चाय भी डाली। छोटे रोहन, तुम्हें परेशानी में डालने के लिए मुझे वाकई खेद है। मुझे नहीं पता कि आज विकास खन्ना को क्या हो गया। मुझे आशा है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे, विपुल गुप्ता ने माफी मांगते हुए कहा। भले ही विपुल गुप्ता विकास खन्ना को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, आखिरकार वह उनके पुराने दोस्त का बेटा था। अब जब रोहन गुप्ता ने उसे भगा दिया था, माफी मांगने की जिम्मेदारी विपुल गुप्ता पर आ पड़ी थी। चाहे वह दिल से हो या नहीं, उन्हें इस मामले को सुलझाना था। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतना व्यस्त हूं कि मुझे उस पर गुस्सा करने की फुर्सत नहीं है, रोहन गुप्ता ने हंसकर टाल दिया। हाँ, ये सुनकर अच्छा लगा, विपुल गुप्ता ने राहत की सांस लेते हुए कहा और आगे बोले, विकास खन्ना के पिता और मैं पुराने दोस्त हैं। भले ही मैं विकास खन्ना को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, उसके पिता ने मेरी मदद मांगी थी और मैं मना नहीं कर सका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन विकास खन्ना अब भी एक नाकामयाब इंसान है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अगर उसके पिता ने फैक्ट्री उसे सौंप दी तो वह क्या गड़बड़ करेगा। मुझे वाकई तुम्हारे माता पिता से जलन होती है कि उनके पास तुम जैसा समझदार और जिम्मेदार बच्चा है। विपुल गुप्ता की आवाज में उदासी झलक रही थी, ये सोचते हुए कि कैसा परिवार इतना उत्कृष्ट युवा जैसे रोहन गुप्ता को पाल सकता है। विपुल अंकल, आप बहुत दयालु हैं। बेटों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परिवार की चिंताओं को साझा करें। कम से कम हमें कोई परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए। हाँ, अगर जय अंकल को लगता है कि विकास खन्ना फैक्ट्री संभालने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो क्यों न इसे बेच दें, रोहन गुप्ता ने चाय की चुस्की लेते हुए हंसकर कहा। छोटे रोहन, तुम्हारे शब्द गहरे हैं। जय ने वाकई इसके बारे में सोचा है, लेकिन वह फैक्ट्री से बहुत जुड़ा हुआ है। इतने सालों बाद उसे यकीन नहीं है कि नया मालिक उसके पुराने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। विपुल गुप्ता ने आह भरी। बुजुर्गों के लिए अपने अतीत को छोड़ना मुश्किल होता है। वह अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचकर उदासीन हो गए। भले ही कोई ऑफर फैक्ट्री की कीमत से 50% ज्यादा हो, वह इसे नहीं छोड़ेंगे। विपुल अंकल इसे क्यों नहीं ले लेते, रोहन गुप्ता ने हंसते हुए सुझाव दिया। हाँ, छोटे रोहन, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। उनकी फैक्ट्री मेरी फैक्ट्री के बराबर है। इसे खरीदने के लिए कम से कम 4 से 5 मिलियन रुपये चाहिए, और मेरे पास निश्चित रूप से इतना पैसा नहीं है। विपुल गुप्ता ने दिल खोलकर हंसे। उन्होंने पहले भी इसके बारे में सोचा था, यहाँ तक कि जय शर्मा ने उनकी फैक्ट्रियों को मिलाने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें विपुल गुप्ता को बहुमत हिस्सेदारी मिलती। हालांकि विपुल गुप्ता ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। विपुल गुप्ता अपने करीबी दोस्त के साथ व्यापार में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी असफल साझेदारियां देखी थीं। दोस्त मुश्किलों में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, लेकिन जब सफलता की बात आती है तो एक पक्ष अनिवार्य रूप से बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, जिससे दूसरे की महत्वाकांक्षाएं दब जाती हैं। अगर फैक्ट्री की हिस्सेदारी विकास खन्ना को हस्तांतरित कर दी जाती और उसे प्रबंधन टीम में भी नियुक्त किया जाता, तो विपुल गुप्ता को इस विचार से ही सिहरन हो जाती थी। वो ऐसे व्यक्ति को अपनी समृद्ध फैक्ट्री का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जय शर्मा ने शायद उनकी आशंका को भांप लिया था। उन्होंने सिर्फ आह भरी और एक शब्द भी नहीं बोला। आपके पास पैसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास है, रोहन गुप्ता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह उनकी योजना थी कि विकास खन्ना की ताकत का स्रोत छीन लिया जाए। फैक्ट्री में अपनी स्थिति के बिना विकास खन्ना अपनी दृष्टता खो देगा। जय शर्मा नई फैक्ट्री शुरू करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके पास न तो वो उत्साह था, न ही ताकत। रोहन गुप्ता का एकमात्र लक्ष्य था विकास खन्ना को फैक्ट्री का उत्तराधिकारी बनने से रोकना, ताकि वो और मासूम लड़कियों को परेशान न कर सके। फैक्ट्री में काम करने वाली हर किसी की जिंदगी आसान नहीं थी। कई अभी भी नाबालिग थीं, भोली और डरपोक। कई लड़कियां जो उत्पीड़न का शिकार होती थीं, बोलने की हिम्मत नहीं करती थीं। इस विचार ने रोहन गुप्ता को गुस्से से भर दिया। विकास खन्ना जैसा नीच इंसान था, अगर वे फिर से मिले तो उसे सबक सिखाने का हकदार था।
छोटे रोहन, यह कोई 2 लाख रुपये की बात नहीं है, और मेरे पास न तो कोई जमानत है, न ही कोई गारंटर, विपुल गुप्ता ने हकलाते हुए कहा। तभी उन्हें याद आया कि उनके सामने बैठा युवा एक बड़ा फाइनेंसर था। पहले वे सोचते थे कि रोहन गुप्ता के पास केवल 1 से 2 लाख रुपये का नियंत्रण है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसे बहुत कम आंका था। रोहन गुप्ता 4 से 5 मिलियन रुपये तक के ऋण तय कर सकते थे। उनका परिवार कितना धनी होगा जो अपने बच्चे को इतनी छूट देता है। उन्होंने खन्ना सिटी में टैंग उपनाम वाले किसी बड़े व्यवसायी के बारे में नहीं सुना था, यहाँ तक कि निजी उधार देने के घेरे में भी टैंग नाम अनसुना था। न जमानत की जरूरत है, न ही किसी गारंटर की। मैंने आपको, विपुल अंकल, को पैसा उधार देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे आपके चरित्र पर भरोसा है। आपकी साख उस ऋण के लायक है। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। विकास खन्ना की घमंड को कम करने और उसे भविष्य में और मासूम लड़कियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उन्हें ये पैसा उधार देना होगा, भले ही इसका मतलब अभी अभी कमाए गए सारे पैसे खर्च करना हो। अगर वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेते तो उन्हें नुकसान का कोई अफसोस नहीं होगा। रोहन गुप्ता देख सकते थे कि विपुल गुप्ता उत्साहित थे। शायद वह काफ़ी समय से जय शर्मा की फैक्ट्री पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन उनके पास इसे खरीदने के साधन नहीं थे। रोहन गुप्ता बस एक नेक काम कर रहे थे, अच्छे कर्म का इनाम कमाते हुए। विपुल गुप्ता कुछ पल के लिए बोल नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रोहन गुप्ता ने उन पर जो भरोसा जताया था उसका वह क्या जवाब दें। यह एक ठोस ऋण था, बिना किसी जमानत या गारंटर के, और ब्याज भी कम था। विपुल गुप्ता सचमुच भावुक हो गए, एक ऐसा एहसास जो उन्होंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। हालांकि एक व्यापारी होने के नाते वह सहज रूप से सतर्क और झिझकने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि रोहन गुप्ता के असली इरादे क्या थे। विपुल गुप्ता को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर रोहन गुप्ता ने उनकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, विपुल अंकल, बस मुझे बताइए, क्या आप इस फैक्ट्री को खरीदना चाहते हैं या नहीं? उन्हें विपुल गुप्ता की हिचकिचाहट असामान्य नहीं लगी। अगर विपुल गुप्ता तुरंत मान जाते तो उन्हें चिंता होती। सावधानी एक व्यवसाय का मूल गुण है। कई व्यवसायी गहन विश्लेषण के आधार पर ही साहस दिखाते हैं, लापरवाही से काम नहीं करते। बाद में पूछने पर वे कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस हिम्मत से काम लिया। क्यों? क्योंकि उस समय वे अपने असली विचार समझाने की जहमत नहीं उठा सकते। रणनीतिक फैसले आसानी से साझा नहीं होते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने इस ग्राहक की सिफारिश की। वह वास्तव में साधारण नहीं है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम इतने कम समय में चुका नहीं पाऊंगा। विपुल गुप्ता ने कुछ मानसिक संघर्ष के बाद झिझकते हुए कहा। उनकी चिंता बस यही थी। उनके विचार से रोहन गुप्ता ने पहले केवल अल्पकालिक ऋण ही दिए थे, जिससे कुछ हद तक जोखिम नियंत्रित रहे। अगर वह इतनी बड़ी रकम उधार लेते तो उसे कम समय में चुकाने की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह अधिग्रहण के बाद बैंक से ऋण लेने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इससे चीजें और भी जटिल हो जाती और कई तरह के बदलाव सामने आते। ये सुनकर रोहन गुप्ता समझ गए कि सौदा पक्का हो गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विपुल अंकल, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक आप चाहें, ठीक है। मैं पहली बार कर्ज लेने वालों को ही अल्पकालिक ऋण देता हूं, लेकिन एक बार भरोसा बन जाने पर मैं दीर्घकालिक ऋण भी दे सकता हूं। सचमुच? ये दीर्घकालिक कितने समय का है? विपुल गुप्ता ने आश्चर्य से पूछा। जब तक यह एक दीर्घकालिक ऋण है तब तक चुकाने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने हाल ही में कई विदेशी ऑर्डर लिए हैं और लगता है कि आगे और भी ऑर्डर आएंगे। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि क्या आपके पास वह पैसा कमाने की योग्यता है। ऋण की अवधि बताने के बजाय रोहन गुप्ता ने पूछा, विपुल अंकल, आपको क्या लगता है कि इस ऋण को चुकाने में आपको कितना समय लगेगा? इस फंड की अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले ये देखना था कि विपुल गुप्ता क्या कहते हैं। ठीक है, मुझे एक हिसाब लगाने दीजिए। अधिग्रहण पूरा होने के बाद फैक्ट्री के संचालन और विकास निधि के एक हिस्से को छोड़कर मैं लगभग 1.5 साल में ऋण चुका सकता हूं, विपुल गुप्ता ने विचार करते हुए कहा। विपुल अंकल, आपका मतलब है कि आप 1 साल में कई मिलियन कमा सकते हैं? रोहन गुप्ता ने आश्चर्य से पूछा। वो अपनी कपड़ों की फैक्ट्री का मुनाफा जानते थे और यह किसी ठेके पर काम करने वाली फैक्ट्री के लिए सालाना कुछ लाख कमाने के लिए लगभग पर्याप्त था। वह सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी फैक्ट्री से ज़्यादा अलग न होने वाली एक जूते की फैक्ट्री इतना मुनाफा कैसे कमा सकती है। अगर सारे ऑर्डर निर्यात के लिए भी हों तो भी वह इतना पैसा नहीं कमा सकती थी। हाँ, बिल्कुल नहीं। एक जूते की फैक्ट्री इतनी लाभकारी कैसे हो सकती है? फैक्ट्री की कीमत ही इतनी ज़्यादा नहीं है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मेरे पास अन्य संपत्तियां हैं। मर्ज की गई फैक्ट्री के रिटेन फंड्स और मुनाफे को मिलाकर मुझे यकीन है कि मैं 1.5 साल में इसे चुका सकता हूं, विपुल गुप्ता ने मुस्कुराते हुए समझाया। ओह, समझा। मुझे लगा कि आपकी फैक्ट्री इतना पैसा कमा रही है, जिसने मुझे काफ़ी झटका दिया। ठीक है, तो जब आप जय अंकल की फैक्ट्री खरीदेंगे, आप बस एक कीमत बताइए और हम ऋण की अवधि 1.5 साल तय करेंगे। ब्याज? बिल्कुल, अल्पकालिक ऋण जितना ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए इसे सालाना 10% रखते हैं, तो 1.5 साल के लिए ये 15% होगा। आप क्या सोचते हैं? रोहन गुप्ता ने सिर हिलाते हुए सुझाव दिया।
ये समझ में आता है। अगर जूते की फैक्ट्रियां इतनी लाभकारी होती तो दूसरे लोग इस उद्योग में पहले ही टूट पड़ते। जहां अत्यधिक मुनाफा होता है वहां लोग उसे कम करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ब्याज ज़्यादा नहीं है, मैं आपको पहले से धन्यवाद देता हूँ, रोहन। एक बार जब मैं जय के साथ बातचीत कर लूंगा मैं आपको फ़ोन करूंगा। विपुल गुप्ता ने खुशी से सहमति जताई। सालाना 10% की ब्याज दर, हालांकि बैंक की दर से लगभग 4% ज़्यादा है, लेकिन ये पूंजी की वास्तविक लागत को नहीं दर्शाता। अगर वह बैंक ऋण के लिए आवेदन करते तो उन्हें बहुत समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। रिश्वत देने की तो बात ही छोड़ दें। फंड की व्यापक लागत की गणना करने के बाद 10% वास्तव में बैंक की दर से थोड़ा कम है, इसलिए विपुल गुप्ता स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट नहीं होंगे। ये रहा सौदा। एक बार जब आप जय अंकल के साथ चीजें तय कर लें तो इस नंबर पर फ़ोन करें, वो ऋण के मामलों को संभालने में मदद करेगी। आखिरकार मेरे पास भविष्य में समय नहीं हो सकता, खासकर जब भारतीय नव वर्ष नजदीक आ रहा है। रोहन गुप्ता ने विपुल गुप्ता को एक बिजनेस कार्ड सौंपते हुए कहा, जो प्रिया जोशी का कार्ड था जिसे उन्होंने पिछली बार कंपनी छोड़ते समय लिया था। विपुल गुप्ता ने कार्ड देखा, स्काई कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जनरल मैनेजर प्रिया जोशी। विपुल गुप्ता को आश्चर्य नहीं हुआ। इस मामले को संभालने के लिए एक कंपनी का होना स्पष्ट रूप से अधिक सुविधाजनक होगा, क्योंकि कई अन्य लोग भी इसी तरह काम करते हैं। फिर उन्होंने कार्ड को सावधानी से अपने वॉलेट के स्लॉट में रख दिया। आखिरकार यह एक फाइनेंसर का संपर्क था। छोटे रोहन, ये तुम्हारे लिए, अपने अंकल की इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद, विपुल गुप्ता ने अपनी कप उठाकर और ईमानदारी से संबोधित करते हुए कहा। रोहन गुप्ता ने भी अपनी कप उठाई और विपुल गुप्ता की कप से टकराई, हंसते हुए, हाँ, विपुल अंकल, आप बहुत दयालु हैं। ये तो बस सामान्य व्यापार है, हम दोनों को ही फायदा हो रहा है। दोनों ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए और परिणाम से खुश थे। दोनों ने जल्दी से अपना भोजन खत्म किया और रोहन गुप्ता विपुल गुप्ता के साथ स्कूल वापस चले गए। विपुल गुप्ता भी अपने पुराने दोस्त जय शर्मा की फैक्ट्री को जल्द से जल्द अधिग्रहण करने के लिए जय शर्मा से बात करने के लिए उत्सुक थे। फंडिंग की चिंता के बिना विपुल गुप्ता कुछ समय के लिए ऊर्जा से भरे हुए थे। बाईवेई रेस्तरां से निकलने के बाद विकास खन्ना अस्पताल नहीं लौटा, बल्कि वह एक बार में चला गया। बार, जिसका नाम थोड़ा देहाती था, लव एंड फेट बार, एक ऐसी जगह थी जहां वह अक्सर जाता था। वह यहां मजबूत करने वाले लोगों की तलाश में था। वह जानता था कि यहाँ एक सुरक्षा टीम है जो आमतौर पर दूसरों को सबक सिखाने का काम करती है। उसने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन पहले इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। अब वह रोहन गुप्ता के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने की तैयारी कर रहा था। रोहन गुप्ता का बाईवेई रेस्तरां बस थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए विकास खन्ना ने वहां पैदल जाने का फैसला किया। हालांकि बार अभी खुला नहीं था, फिर भी दरवाजे खुले थे। विकास खन्ना सीधे अंदर चला गया। लव एंड फेट बार छोटा नहीं था और निस्संदेह आसपास के दर्जन भर बारों में सबसे उच्च स्तरीय था, चाहे वह आंतरिक सजावट के मामले में हो या कर्मचारियों की गुणवत्ता के मामले में। ये बेमिसाल था। किसी के समर्थन के कारण 2 साल के संचालन के दौरान उद्योग द्वारा कई सुधारों के बावजूद इस व्यवसाय को कभी बंद नहीं किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि अद्भुत थी। इसीलिए विकास खन्ना के मन में आया कि उन्हें रोहन गुप्ता को परेशान करने दिया जाए, जिसे वह जानता था कि वह भी अमीर है। अगर कोई टकराव होता, चाहे वह अमीर हो या नहीं, तो वह देखेगा कि वे विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हैं। अंदर घुसते ही विकास खन्ना ने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि कुछ बेफिक्र नौजवानों के समूह अपनी अपनी गतिविधियों में मग्न थे। कुछ ताश खेल रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और कुछ शराब पी रहे थे। वहां काफी चहल पहल थी। उसने रात में इस तरह के समूह को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इन लोगों के समूह की पहचान के बारे में सोचते हुए विकास खन्ना को तुरंत छोटा महसूस हुआ। जैसे ही विकास खन्ना अंदर आया, अंदर मौजूद सभी लोगों ने उसकी ओर देखा और उसे सावधानी से देखा। विकास खन्ना चौंक गया और भी उदास हो गया। अगर आज उसे इतना अपमान न सहना पड़ा होता तो वह तुरंत पलटकर भाग जाता। इसी समय पास में खड़ा एक युवक मुस्कुराता हुआ आया और पूछा, भाई, क्या तुम खो गए हो? किसी को बर्फ तोड़ने की कोशिश करते हुए सुनकर विकास खन्ना ने जल्दी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, बिल्कुल नहीं भाई, मैं यहाँ विशेष रूप से एक छोटे से मामले में आपकी सहायता लेने आया हूँ। ये सुनकर कि काम है, गुंडे की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से विकास खन्ना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, तो तुम हम भाइयों का समर्थन करने के लिए यहाँ हो। चलो मैं तुम्हें हमारे बॉस से मिलवाता हूँ। ऐसा कहकर वह विकास खन्ना को बार के अंदर ले गया। ये देखकर कि विकास खन्ना कोई खतरनाक चरित्र नहीं था, अन्य लोग अपनी पिछली गतिविधियों में लग गए और बार एक बार फिर जीवंत हो गया। विकास खन्ना को बार के अंदर एक बड़े बूथ पर ले जाया गया। उस समय 4 लोग वहां बैठे थे, वैपिंग कर रहे थे और ताश का खेल खेल रहे थे। बॉस मुख्य सीट पर बैठा था, बाकी 3 खेल रहे थे और एक देख रहा था। चूंकि उनका खेल अभी भी चल रहा था, इसलिए अधीनस्थ ने बॉस को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और वह विकास खन्ना के साथ खेल देखने चला गया। एकल से तिहरा, पास 2,
छोटा जोकर, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे दोनों को एक जोकर के साथ पछाड़ दोगे? बॉस, क्या आपने नहीं कहा था कि कैसीनो में कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन फिर भी एक बॉस है। हाँ हाँ, बॉस सही कह रहे हैं, मैं इसे वापस ले लूंगा। पिछली बार तुमने भी यही कहा था, तुमने मुझे लगभग पकड़ लिया था। मैं सिद्धांतों पर टिका रहता हूँ, एक बार निकला तो निकला। मेरे 4 तिके देखो, डबल्स। बॉस अजेय है, तुम फिर हार गए। इसे दो, इस बार इसे अपनी नाक पर चिपकाओ। हाँ, विकास खन्ना ने पाया कि ये भयंकर और डरावने लोग नोट चिपकाने का खेल खेल रहे थे। अचानक उसे काफी हैरानी हुई। बॉस ने सिर उठाकर विकास खन्ना की ओर देखा, ताश फेंकते हुए पूछा, क्या चाहिए छोटे? बॉस, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक रेस्तरां में परेशानी खड़ी करें। वहां का मालिक बहुत ज्यादा लोगों को धमकाता है। विकास खन्ना ने तुरंत अपनी मुद्रा को नीचा किया। कौन सा रेस्तरां? बॉस ने एक और सिगरेट जलाई और लापरवाही से पूछा। उसे ऐसा धंधा असामान्य नहीं लगा। पास में एक जगह है जिसका नाम बाईवेई रेस्तरां है, विकास खन्ना ने उत्साह से कहा। वह रोहन गुप्ता का निराश चेहरा, उसके रेस्तरां का व्यापार खोने, प्रिया लांबा के निश्चित रूप से चले जाने, और अगर रोहन गुप्ता ने विरोध करने की हिम्मत की तो इस समूह के लोग निश्चित रूप से उसे सबक सिखाएंगे, की तस्वीर बनाने लगा। वाह, यह वाकई में एक पत्थर से 2 शिकार करने जैसा होगा। उसकी योजना बस एकदम सही थी। खांसी खांसी, तुम खांसी कहाँ की बात कर रहे हो? बॉस अपनी सिगरेट से दम घुटने लगा। विकास खन्ना को कोई शक नहीं हुआ, धूम्रपान करने वाले का दम घुटना काफी सामान्य था, इसलिए उसने दोहराया, पास का बाईवेई रेस्तरां। बॉस ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई, उत्सुकता से सिर उठाकर पूछा, तुम उनके बॉस को परेशान क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारा उससे कोई झगड़ा है? और तुम्हारा परिवार क्या करता है? इस समय बॉस के आसपास के अनुयायियों ने विकास खन्ना को अजीब नजरों से देखा, लेकिन उत्साह में डूबा विकास खन्ना यह नहीं देख पाया। पहले झेले गए अपमान को याद करते हुए विकास खन्ना ने गुस्से में कहा, मेरा परिवार एक जूते की फैक्ट्री चलाता है। बॉस, मैं इस बार आपको 10,000 दूंगा। रेस्तरां का मालिक रोहन गुप्ता बहुत घमंडी और अपमानजनक है। उसने अभी अभी मुझ पर हमला किया। मैं उसके धंधे को बर्बाद करना चाहता हूँ। विकास खन्ना की बात सुनकर उसके आसपास के गुंडों ने उसकी आंखों में तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वास्तव में बेचारा विकास खन्ना रोहन गुप्ता के पुराने दोस्त भाई वुल्फ से मदद मांगने चला गया। बेशक, जैसे ही भाई वुल्फ ने सोचा कि विकास खन्ना रोहन गुप्ता को सबक सिखाना चाहता है, वह गुस्से से भड़क उठा। धिक्कार है, फिर कोई मुझे फंसाने आया। पिछली बार शुभम खन्ना ने हिम्मत नहीं की थी, इस बार एक ऐसा शख्स आया जो स्पष्ट रूप से किसी बड़े समर्थन के बिना है। स्वाभाविक रूप से उसे अपना गुस्सा निकालने का मन हुआ। थप्पड़ थप्पड़, भाई वुल्फ तुरंत खड़ा हुआ। विकास खन्ना को बाएं दाएं थप्पड़ मारे। रोहन गुप्ता के विपरीत उसने कोई दया नहीं दिखाई और सीधे विकास खन्ना को थप्पड़ों से चक्कर में डाल दिया। धिक्कार है, लोग तैयार हो जाओ, एक और उपद्रवी मेरे पास आया, देखो मैं तुम्हें कैसे पीटता हूँ, भाई वुल्फ ने गाली दी। ये कहकर उसने विकास खन्ना को जमीन पर लात मार दी। उसके आसपास के गुर्गे वही थे जिन्होंने पिछली बार रोहन गुप्ता को घेरा था। वे जो रोहन गुप्ता के सामने कांप गए थे, अब इस बारे में सोचकर कड़वाहट महसूस करते थे। वे उस शख्स को कैसे छोड़ सकते थे जो फिर से उनके साथ गड़बड़ करने आया था? इसलिए वे आगे बढ़े और विकास खन्ना को मुके और लात मारने लगे। मुझे छोड़ दो, मारना बंद करो, ये बहुत दर्द करता है। ओह भाई, मुझे छोड़ दो। कुछ लोगों ने विकास खन्ना को 4-5 मिनट तक मारा, जिससे उनका गुस्सा कुछ हद तक निकल गया। उन्होंने उसे मार नहीं डाला, बस गंभीर चोटें दी। विकास खन्ना अगले हफ्ते तक चल फिर सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से यातना देने वाला होगा। बाकी गुर्गे मजे देखने नहीं आए। किसी को मारने में क्या मजा, वे बस अपने काम में लगे रहे। मारपीट के बाद एक गुर्गे ने विकास खन्ना की जेब से वॉलेट निकाला, सारा पैसा निकाला और उसे भाई वुल्फ को दे दिया। ऐसा लगता था कि ये 10,000 से ज्यादा था। भाई वुल्फ ने इसे गिना, फिर इसे उस जुआ टेबल पर रख दिया जहां वह पहले था और कहा, छोटे, इस 10,000 को इस बार तुम्हें मारने की मजदूरी समझो, ठीक है? मुझे कोई समस्या नहीं है। विकास खन्ना अब डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि फिर से बेवजह पिटाई हो जाएगी। ये सोचकर कि उसे आज बिना किसी कारण के 2 बार पीटा गया, उसे वाकई रोने का मन कर रहा था। याद रख, उस रेस्तरां के किसी भी व्यक्ति से फिर से पंगा मत लेना, वरना तू मरा। इस 10,000 के अतिरिक्त ये मेरी मुफ्त सलाह है, समझा? भाई वुल्फ नीचे झुका, विकास खन्ना के चेहरे पर थपकी मारते हुए चेतावनी दी। हाँ, मैं फिर से हिम्मत नहीं करूंगा। विकास खन्ना ने जल्दी से सहमति जताई। उसने सोचा कि रोहन गुप्ता ने सामने वाले बड़े भाई को प्रोटेक्शन फी दी होगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। यहां से निकल जा, भाई वुल्फ ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा और खड़ा हो गया।
ये सुनकर विकास खन्ना को बहुत राहत मिली। वह तुरंत खड़ा हुआ और झुककर बोला, ठीक है बड़े भाई, आपने बहुत मेहनत की। ये कहकर विकास खन्ना जल्दी से मुड़ा और चला गया। वो अभी 2 कदम ही चला था कि उसने भाई वुल्फ की एक और बात सुनी, जिसने उसे डर से हक्का बक्का कर दिया। हम बेवकूफ़, रोहन साहब से पंगा लेने की हिम्मत मौत को दावत दे रहा है। इसलिए विकास खन्ना ने अपने कदम तेज कर दिए, वहां से भाग निकला। बार से बाहर निकलकर आमतौर पर मनमोहक शब्द फेट को देखकर अब उसे यह उतना ही कष्टदायक लगा जितना कोई प्लेग भगवान, और उसने फैसला किया कि वो इस बार में फिर कभी नहीं आएगा। रोहन साहब, यह कोई साधारण उपाधि नहीं है, यह निश्चित रूप से किसी बड़े प्रभाव वाले व्यक्ति की है। उसे आखिरकार समझ आया कि उसे क्यों पीटा गया, उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया था। यह महसूस करने पर विकास खन्ना वास्तव में डर गया। उसे दिन में की गई पुलिस कॉल याद आई और उसने अनजाने में मान लिया कि पुलिस भी रोहन गुप्ता की मदद कर रही थी। बहुत डरावना, बहुत भयानक, ये सोचकर कि रोहन गुप्ता ने अंडरवर्ल्ड और अधिकारियों दोनों को अपनी जेब में रखा है, विकास खन्ना को अचानक अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना जो दोनों तरफ से सीधा चल सकता है। उसे लगा कि अभी पीछे मुड़कर देखने पर वह पागल हो गया होगा। नहीं, वह उस रेस्तरां में दोबारा बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं प्रिया लांबा से पंगा लेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो भले ही रोहन गुप्ता ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया हो, वह खुद ही हालात बिगाड़ चुका होगा। अगर रोहन गुप्ता ने सचमुच कोई कदम उठाया तो वह बिल्कुल लाचार हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि उसे विक्षिप्त या अपराधी करार दिया जाए। 25 जनवरी 2005 मंगलवार विपुल गुप्ता ने तुरंत कार्रवाई की और अगले दिन दोपहर को रोहन गुप्ता को फोन करके बताया कि सौदा हो गया है। रात भर विचार विमर्श के बाद जय शर्मा 45 लाख रुपये में जूते की फैक्ट्री बेचने पर राजी हो गए। उन्होंने बस एक ही शर्त रखी कि विकास खन्ना के चाचा को फैक्ट्री में नौकरी पर रखा जाए और प्रबंधन के बाकी सदस्यों को भी, बशर्ते कोई समस्या न हो, वहीं रखा जाए। कल दोपहर जब विकास खन्ना अस्पताल लौटा तो हालांकि उसके शरीर के बाकी हिस्सों में दर्द हो रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसने अपना सिर ढक रखा था, इसलिए उसे सिर्फ 2 थप्पड़ ही लगे, इसलिए उसका चेहरा बस थोड़ा सूजा हुआ था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे कुछ सूजन रोधी और दर्द निवारक दवाएं दीं। डॉक्टर के क्लिनिक से दर्द निवारक दवाइयां लेने के बाद विकास खन्ना अपने पिता के वार्ड में लौट आया। जल्दी वापस आने और चेहरे पर असामान्यता के कारण उसने उन्हें धोखा देने के लिए यूं ही एक बहाना बना लिया। उसने जय शर्मा को ऐसी रोमांचक घटनाओं के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। अपने पिता की हालत को देखते हुए उसे इस बात का डर नहीं था कि विपुल गुप्ता उसकी पोल खोल देगा। हालांकि जय शर्मा को एहसास हुआ कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उसके बेटे ने बचपन से अनगिनत झूठ बोले थे और उससे पूछने पर और भी झूठ ही निकलेगा। जय शर्मा ने इंतजार करने और विपुल गुप्ता से पूछने का फैसला किया। अगर यह कोई और दिन होता और उसके पिता जूते की फैक्ट्री बेच रहे होते तो विकास खन्ना जरूर हंगामा मचाता। सबसे पहले फैक्ट्री में उसका रुतबा खत्म हो जाता और वह लड़कियों के सामने अपनी शान नहीं दिखा पाता, नहीं उसे लाभ मिलते। दूसरे, अगर उसके पिता फैक्ट्री बेच देते तो विकास खन्ना को फैक्ट्री की पूरी संपत्ति विरासत में नहीं मिलती। आखिरकार अगर सारी संपत्ति नकदी में बदल दी जाती तो वे घर पर अपनी आय का स्रोत खो देते। उसके पिता में न तो दोबारा कारोबार शुरू करने की हिम्मत है और न ही इरादा। इस तरह अगले 10 या उससे भी ज्यादा सालों में फैक्ट्री के मुनाफे के करोड़ों रुपये गंवा बैठेंगे। वो बस उस नकदी पर तब तक गुजारा करेगा जब तक वह खत्म न हो जाए। लेकिन जब उसे पता चला कि विपुल गुप्ता जूते की फैक्ट्री खरीदने के लिए रोहन गुप्ता से पैसे उधार ले रहा है तो उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। ये देखते हुए कि रोहन गुप्ता को इस बारे में पता था और उसने आर्थिक मदद भी की थी, ये स्पष्ट था कि वह सौदा पक्का करने के लिए दृढ़ था। अगर रोहन गुप्ता को बाद में पता चला कि उसने इस अधिग्रहण को रोकने की कोशिश की थी तो विकास खन्ना घबरा जाएगा। उसे खन्ना सिटी में रोहन गुप्ता का वैध और अवैध दोनों तरह के कारोबार का अनुभव याद आ गया। विकास खन्ना ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कीमत पर मोलभाव भी नहीं किया। वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह रोहन गुप्ता का मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार जय शर्मा ने विकास खन्ना के कारण जो एक उथल पुथल भरा अधिग्रहण होने का अनुमान लगाया था वह एक सुचारू प्रक्रिया बन गई। विपुल गुप्ता, जो एक तरफ से देख रहे थे, विकास खन्ना की आज्ञाकारिता पर हैरान थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, यह मानते हुए कि विकास खन्ना रोहन गुप्ता के डर से आज्ञाकारी था। इसलिए अगली सुबह प्रिया जोशी ने कंपनी से किसी को हस्ताक्षरित अनुबंध के साथ भेजा। राशि पहले से ही भरी हुई थी और बाकी सारी जानकारी प्रिया जोशी और उनकी टीम को पूरी करनी थी। उनके अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और विपुल गुप्ता के खाते के बारे में संदेश भेजने के बाद वह पैसे उनके खाते में स्थानांतरित कर सकते थे। खैर, बिल्कुल सही, हैंड्स ऑफ बॉस होने का एहसास शानदार है। अगले कुछ दिनों तक रोहन गुप्ता अपने स्कूल के शेड्यूल के साथ आगे बढ़े। बेशक 1 फरवरी को रीना कौर के 30 करोड़ रुपए के फंड ट्रांसफर की तैयारी के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से खाता खोलने के मामलों का भी ध्यान रखना था।
योजना सरल है। आखिरकार वो कोई सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ या कोडिंग मास्टर नहीं है। उन्हें सबसे सरल तरीका चुनना था, एक अनट्रैकेबल इंटरनेट कैफे में दूसरी पार्टी से संपर्क करना। अपने पिछले जीवन में वो एक डार्क वेब साइट पर ठोकर खा गए थे, या यूं कहें, डार्क वेब का एक अपेक्षाकृत उथला स्तर। ये डार्क वेब साइट सीधे तौर पर व्यावसायिक संचालन में शामिल नहीं थी, ये सिर्फ एक सूचना रिले स्टेशन थी, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक एकीकृत इंटरफेस। ये किसी विशेष कंपनी के स्वामित्व में नहीं थी, बल्कि यह एक सहयोगी प्रयास था जिसे सभी ताकतों ने वित्त पोषित किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा प्रदान करना था। ऐसी कई अन्य साइटें थीं, दर्जनों, और रोहन गुप्ता को केवल एक के बारे में पता था। इन साइटों का मुख्य व्यवसाय सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं था, जो कई छोटे और बड़े विदेशी मनी लॉन्ड्रिंग सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करता था। उनके पास अपने संचालन की सीमा थी, और एक ढीली ढाली समिति आंतरिक सदस्यों की जानकारी अपडेट करती थी। चूंकि हमेशा कुछ बदकिस्मत लोग गिरफ्तार हो जाते थे, अचानक मर जाते थे, अपने अधीनस्थों द्वारा उखाड़ फेंके जाते थे, और इसी तरह ये प्लेटफॉर्म एक साधारण सेवा मंच के रूप में कार्य करते थे। स्वाभाविक रूप से साइट पर ऐसी कंपनियां थीं जो विशेष रूप से खाता खोलने का काम करती थीं। साइट पर सेवा प्रदाता केवल ट्रांसफर सेवाएं लेते थे, जो लाखों रुपये या उससे अधिक की थीं, जिसमें कठिनाई के स्तर के अनुसार भारी कमीशन लिया जाता था। हालांकि खाता खोलने के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं थी। उनका संचालन सरल और विकेंद्रीकृत नहीं था। इसके बजाय वे संसाधनों को साझा करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप संयुक्त राज्य में एक बैंक में खाता खोलना चाहते हैं और किसी अफ्रीकी देश में एक और खाता, तो आपको प्रत्येक स्थान पर सेवा प्रदाताओं की तलाश करने की जरूरत नहीं थी। उनके पास एक ग्राहक सेवा प्रणाली थी जहां आप बस अपनी जरूरतें बताते थे, और वे दोनों पक्षों पर ऑर्डर देते थे, और बाद में आपको वह दे देते थे जो आपको चाहिए था। यह वन स्टॉप सेवा अत्यंत उपयोगकर्ता अनुकूल थी। शुक्रवार सुबह रोहन गुप्ता ने थोड़ी छुट्टी ली और एक इंटरनेट कैफे में गए, जिसे उन्होंने लंबे समय तक सर्वे किया था। अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए रोहन गुप्ता स्वाभाविक रूप से छद्मवेश में थे। उन्होंने टोपी और मास्क पहना था। उन्होंने धूप का चश्मा नहीं पहना, क्योंकि उन्हें अनावश्यक तमाशा करने और भगोड़े के लिए गलत समझे जाने की जरूरत नहीं थी। यह इंटरनेट कैफे बड़ा नहीं था, इसमें केवल 30 कुछ कंप्यूटर थे। हालांकि रोहन गुप्ता स्कूल में थे, अन्य छात्र पहले ही छुट्टियां शुरू कर चुके थे, इसलिए ये ज्यादातर प्राइमरी या मिडिल स्कूल के बच्चों से भरा हुआ था। जगह को स्कैन करने और 7-8 अप्रयुक्त कंप्यूटर देखने के बाद रोहन गुप्ता काउंटर पर गए और भारी आवाज में बोले, बॉस, मुझे 2 घंटे के लिए एक कंप्यूटर चाहिए। वे टीवी पर दिखाए गए तरीकों के कारण अत्यधिक सावधानी बरत रहे थे। स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करना जरूरी था, है ना? कुल 4 रुपये होंगे। मोटे मालिक ने सिर उठाया, मास्क में रोहन गुप्ता की ओर देखा और उदासीनता से जवाब दिया, यह मानते हुए कि रोहन गुप्ता को शायद सर्दी हो गई होगी, जैसा कि सर्दियों में कई लोगों को होता है। इस समय रोहन गुप्ता ने देखा कि वे पेय भी बेचते हैं और कहा, बॉस, मुझे एक ठंडी पेप्सी कोला दे दो। यह उनके पिछले जीवन की आदत थी। वे हमेशा इंटरनेट कैफे जाने पर एक बोतल पेय खरीदते थे, खासकर एक ठंडी कोला। यह अन्य ठंडे पेय पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक ताजगी देने वाला था। कुल 7 रुपये होंगे। आपका कंप्यूटर नंबर 27 है, मोटे दुकानदार ने कहा। भुगतान करने के बाद रोहन गुप्ता अपनी कोला लेकर अपनी सीट पर गए। ये भविष्य की तरह नहीं था जहां आप कार्ड या आईडी लगाकर इंटरनेट सर्फ कर सकते थे। फ्रंट डेस्क सब कुछ अपने मुख्य कंप्यूटर से नियंत्रित करता था। कैफे काफी भीड़भाड़ वाला था, यहां तक कि खड़े होने की जगह भी भरी हुई थी। यह अपेक्षित था, क्योंकि अभी भारतीय नव वर्ष नहीं आया था। बिगड़े हुए बच्चों के पास खर्च करने के लिए थोड़ा पैसा बचा था, लेकिन फिर भी वे मजे करना चाहते थे, इसलिए वे दूसरों को खेलते हुए देख रहे थे। ये सामान्य था। भले ही आसपास बहुत सारे लोग थे, रोहन गुप्ता को पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। आखिरकार ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे अभी भी अरबी वर्णमाला सीख रहे थे। अंग्रेजी वेबसाइट्स को समझने की तो बात ही छोड़ दें, ये बेतुका होता। जब रोहन गुप्ता अपनी सीट पर पहुंचे, उन्होंने कंप्यूटर शुरू किया। उन्होंने ठंडी कोला की बोतल खोली और अपने मास्क के माध्यम से एक बड़ा घूंट लिया। आधी बोतल नीचे चली गई। ये सिर्फ एक शब्द था, ताजगी। कंप्यूटर के शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए रोहन गुप्ता ने आसपास नजर दौड़ाई। उनके दोनों तरफ 12 या 13 साल के 2 बिगड़े हुए बच्चे थे, जो अपने खेलों में मग्न थे। अन्य लोग उनके पीछे खड़े होकर देख रहे थे और दृश्य का आनंद ले रहे थे। जल्दी, पुजारी, मुझे ठीक करो। मैं वर्मा हाई प्रीस्ट से घुटन महसूस कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। जादूगर, कुछ आग फेंको। वहाँ कोई आग नहीं है। रुको, धिक्कार है। मेरे पीछे कई वर्मा गार्ड दौड़ रहे हैं। पहले उन्हें मार दूं। जादूगर का स्वास्थ्य बहुत कम है। धिक्कार है, कोई हरामी हमारे राक्षसों को चुराने की कोशिश कर रहा है। पहले उसे मारो। कमबख्त, ये लॉयल्टी गैंग का एक आदमी है। तुम बस इंतजार करो, हमारी जस्टिस लीग कल सैंड सिटी पर कब्जा कर लेगी। बिल्कुल। ओह शिट,
मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे ब्लड ड्रिंक की टिकाऊपन लगभग खत्म हो गई। धिक्कार है। रुको, मुझे बोन जेड में बदलने दे। अपने पास के बच्चों को खेलों में मग्न देखकर रोहन गुप्ता धीरे से हंसे। उन्हें बच्चों के खेल खेलने में कुछ भी गलत नहीं लगा। वे खेल खेलने के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों के नकारात्मक रवैये के खिलाफ थे जो मेहनत से बचते थे और दूसरों को गुमराह करते थे। हर किसी को एक यादगार बचपन का हक है, चाहे आप कुछ भी करें। अगर यह अपराध नहीं है और बाद में आपको इसे याद करके मुस्कुराहट मिलती है, तो यह सही है। अगर किसी व्यक्ति के बचपन की यादें सिर्फ पढ़ाई की हैं, तो बड़ा होने पर उसे कैसा लगेगा? भविष्य में उनके सामाजिक जीवन में वे शायद हीन भावना विकसित कर लें। भले ही कुछ बड़े व्यापारी और उच्च अधिकारी अपने बच्चों को सख्त शिक्षा दें, यह न भूलें उनके पास दुनिया भर में घूमने और विभिन्न समारोहों, संगीत समारोहों, प्रतियोगिताओं आदि में भाग लेने के ढेरों अवसर होते हैं। वे कभी बोर नहीं होते। कंप्यूटर तैयार था। भले ही व्यवसाय स्वयं अवैध था, यह अन्य देशों में शीर्ष लोगों के साथ संबंधों के कारण सामान्य रूप से चल रहा था। यह वेबसाइट के इतिहास में लिखा हुआ तथ्य है। अन्यथा रोहन गुप्ता यहां आने के बारे में नहीं सोचते। उनकी हिम्मत बस बेतुकी थी और उनके पास इतना ढीठ होने के साधन थे। रोहन गुप्ता ने सबसे पहले एक ओपन सोर्स गुमनाम वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। सामान्य ब्राउज़र इस साइट तक नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि सॉफ्टवेयर गुमनामी का दावा करता है और इसका उपयोगकर्ता आधार विशाल है, रोहन गुप्ता ने इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। इसलिए वे इस संदिग्ध इंटरनेट कैफ़े में आए। ब्राउज़र इंस्टॉल होने के बाद रोहन गुप्ता ने जल्दी से साइट पर रीडायरेक्ट किया। साइट का रीडायरेक्ट पेज बहुत सरल था। केवल एक बड़ा वेलकम प्रदर्शित था, जिसमें एक जॉइन इन बटन था। कमबख्त, कितना आलसी! रोहन गुप्ता मदद नहीं कर सके, लेकिन शिकायत की। इंटरफेस उनके पिछले जीवन जैसा ही था। सालों में एक भी बदलाव नहीं हुआ। इतना उदासीन कैसे हो सकते हो, उन्होंने सोचा। पूरी वेबसाइट केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थी। रोहन गुप्ता ने पहले केवल कुछ बार इस साइट का उपयोग किया था और केवल श्रेणियों से परिचित थे। उन्हें अंदर की बारीकियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनका इन लोगों से संपर्क करने का कोई व्यवसाय नहीं था। वे दोस्ताना नहीं थे और अगर वे उनसे बेतरतीब सवाल पूछते तो वे जवाबी कार्रवाई कर सकते थे। भले ही संभावना कम थी, वे ये जोखिम नहीं ले सकते थे। साइट पर आपको खाता बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको बस सही ग्राहक सेवा ढूंढनी थी और अपनी ज़रूरतें बतानी थीं। रोहन गुप्ता ने अकाउंट्स श्रेणी पर क्लिक किया और कुछ ऐसा पाया जिसे अस्थायी रूप से कस्टमर सर्विस बटन कहा जा सकता था। ये ताओबाओ पर खरीदारी करने जैसा महसूस हुआ। इसके बाद रोहन गुप्ता ने ग्राहक सेवा के लिए डायलॉग बॉक्स खोला। खैर, वह था एक और बेवकूफ़ डायलॉग बॉक्स जो ब्लैक एंड वाइट टाइपिंग इंटरफेस वाला कमांड प्रॉम्प्ट जैसा दिखता था। उनकी पुरानी यादों की तो मानो कोई सीमा ही नहीं थी। 28 जनवरी 2005 शुक्रवार बदसूरत काले और सफ़ेद डायलॉग बॉक्स में पहला वाक्य स्पष्ट रूप से सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न किया गया था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इस लेन देन की तैयारी में रोहन गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही जानबूझकर वित्तीय अंग्रेजी शब्दावली का अध्ययन किया था। साथ ही विदेशों से कुछ वित्तीय समाचार भी पढ़े थे। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो आगे की बातचीत शायद समस्याग्रस्त हो जाती। अनुवादक पर निर्भर रहना बहुत शर्मनाक होता। अंग्रेजी में रोहन गुप्ता ने टाइप किया, मुझे अमेरिका और जर्मनी दोनों में कुछ गुमनाम बैंक खातों की ज़रूरत है जिनसे उनके बीच असीमित मुफ्त ट्रांसफ़र हो सके। मेरे पास बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर हैं जिन्हें यूरो में बदलना है। ऐसे अनुरोध के लिए स्वाभाविक रूप से इसके इच्छित उपयोग का स्पष्ट विवरण आवश्यक है। आखिरकार, बैंक खाते कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कई के बारे में जनता को जानकारी नहीं होती। रोहन गुप्ता ने सोचा, अगर अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण, विनिमय राशि या विनिमय के प्रकारों पर प्रतिबंध होंगे तो यह मेरे लिए ही बाधा बनेगा। इसके अलावा दोनों पक्षों को पहले से ही पता था कि ऐसी गतिविधियां होंगी। रोहन गुप्ता ने पहले भी यूरो खाते से जुड़ी समस्याओं के बारे में सिस्टम से पूछा था। सिस्टम ने उन्हें बताया कि किसी भी यूरोजोन देश के बैंक खाते को सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। जर्मनी को चुनने का कारण यह है कि जर्मनी का फ्रैंकफर्ट दुनिया के प्रमुख मुक्त विदेशी मुद्रा बाजारों में से एक है। इसके बैंक आकार और ताकत दोनों में अच्छे हैं और अमेरिकी डॉलर के उतार चढ़ाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास अमेरिकी धरती पर बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर हैं जिन्हें आपको सीमा पार प्रत्यक्ष हस्तांतरण का उपयोग करके जर्मन यूरो में परिवर्तित करना है। राशि, मुद्रा प्रकार, इनबाउंड और आउटबाउंड हस्तांतरण के संबंध में कोई सीमा नहीं है। क्या ये सही है? दूसरे पक्ष ने टाइप किया। पाठ को 2 बार पढ़ने और दूसरे पक्ष की सटीक समझ की पुष्टि करने के बाद रोहन गुप्ता ने टाइप किया, हाँ। कोई बात नहीं। क्या आप एक ही बैंक, इनबाउंड और आउटबाउंड का उपयोग करना चाहते हैं या अलग अलग बैंकों का? कुछ देर बाद दूसरे पक्ष ने पूछा। अलग अलग बैंक। हालांकि दोनों बैंकों का अत्यधिक सक्षम होना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरा पक्ष मेरे ट्रांसफर को निपटाने में असमर्थ हो जाए, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया।
वह अलग अलग बैंकों का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे क्योंकि उनका मानना था कि एक ही बैंक का इस्तेमाल करने से विस्तृत जांच की संभावना बढ़ सकती है। यूरोप, खासकर जर्मनी में सिटी बैंक की एक शाखा की स्थिति, जहां हस्तांतरित धनराशि अमेरिकी खाते में जमा की जा रही थी, कोई समस्या पेश नहीं करती। इसके बावजूद जब लेन देन की मात्रा इतनी स्पष्ट हो गई कि जांच की आवश्यकता पड़ी, तो सटीक जांच की संभावना अधिक थी। इसके विपरीत विभिन्न बैंकों ने कम से कम इसके लिए किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की। निश्चिंत रहें, इस साइट की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करती है कि आपके पास विनिमय के लिए धन की कमी नहीं होगी। ये खाते विशेष व्यापारिक खाते हैं और सभी प्रमुख बैंक इनका सह बीमा करेंगे। खाते में धनराशि अधिकतम आधे घंटे में पहुंच जानी चाहिए और हम साल भर 24 घंटे सेवा प्रदान करते हैं। प्रत्येक खाते की कीमत $10,000 है, जिसकी आयु 3 वर्ष है। 3 वर्ष बाद खाते स्वचालित रूप से जबरन बंद कर दिए जाएंगे। आपको पहले से ही खाते में मौजूद धनराशि को स्थानांतरित करना होगा, अन्यथा हम और बैंक किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस प्रकार के खाते में प्रत्येक लेन देन कम से कम $1 मिलियन का होना चाहिए। दोनों बैंक प्रत्येक लेन देन का 0.005% सेवा शुल्क काटेंगे, जो विनिमय दर जोखिमों के लिए मुआवजे के रूप में होगा। सेवा शुल्क सीधे स्थानांतरित धनराशि से काट लिया जाएगा। आपको दोनों देशों से कितने खातों की आवश्यकता है? पाठ को 2 बार पढ़ने के बाद रोहन गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि सेवा शुल्क ज्यादा नहीं था। एकल लेन देन में केवल 0.01% खर्च होगा, जो उनकी पिछली गणनाओं से कम था। स्पष्ट रूप से ये वास्तव में विशेष खाते थे। $1 मिलियन से कम के लेन देन को उनके समय के लायक नहीं माना जाता था। उन्होंने अपने पिछले जीवन में ऐसे खातों के बारे में कभी नहीं सुना था। कुल मिलाकर वह काफी संतुष्ट थे। हालांकि उनकी वर्तमान बचत कम पड़ रही थी। विपुल गुप्ता को 45 लाख रुपये देने के बाद रोहन गुप्ता के पास केवल 7 लाख रुपये से थोड़ा अधिक बचा था, जो $1 लाख भी पूरा नहीं करता था। भले ही वह ऋण ले सकते थे, लेकिन वह संभव हो तो इससे बचना पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने पहले पूछने का फैसला किया और टाइप किया। दोनों देशों से अलग अलग बैंकों के 100 खाते तैयार करें, प्रत्येक तरफ 5 से 10 बैंक। मैं पहले $50,000 की जमा राशि दूंगा 2 फरवरी को। इसी समय आप सब कुछ एक साथ मुझे डिलीवर करें और मैं शेष राशि का भुगतान कर दूंगा। ये कैसा रहेगा? 20 सेकंड के भीतर उन्होंने जवाब दिया, हाँ सर, ये संभव है। यह अमेरिका में सिटी बैंक का एक खाता है। आप कब भुगतान करना चाहेंगे? दूसरे पक्ष की सहमति देखकर रोहन गुप्ता ने राहत की सांस ली। अगर वे पहले भुगतान की मांग करते तो उन्हें इंतजार करना पड़ता, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, अब बस कुछ मिनट रुकें। एंटर दबाने के बाद रोहन गुप्ता ने तुरंत सिस्टम से उस खाते में $50,000 स्थानांतरित कर दिए। बेशक रोहन गुप्ता घरेलू खाते का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्थानांतरण नहीं हो पाता, नहीं वो सीधे सिस्टम का उपयोग करके स्थानांतरण कर सकते थे। हर बार जब उन्हें याद आता कि सिस्टम में ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी गैर कार्य क्लाइंट्स के लिए सीधे स्थानांतरण सेवाएं प्रदान नहीं करता, रोहन गुप्ता अवाक रह जाते थे। हर बार जब उन्होंने पूछा कि क्यों, सिस्टम बस एक गैर जिम्मेदार जवाब देता था। यह वाकई में बेतुका है, इसलिए उन्हें केवल एक मूर्खतापूर्ण तरीका चुनना पड़ा। खाता मुद्दे को हल करना अपेक्षाकृत आसान था। विभिन्न कारणों से दुनिया भर में हमेशा बैंक खाता जानकारी सार्वजनिक होती रहती है। सिस्टम को लिंक करने के लिए केवल खाता और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। कुछ दिन पहले रोहन गुप्ता ने खोज की थी और कई अमेरिकी खाते ढूंढे थे। 7 या 8 को लिंक करने की कोशिश की थी और एक में सफलता मिली थी। ये समझ में आता है, क्योंकि यह सार्वजनिक खातों को अपने पासवर्ड बदलने से नहीं रोकता। $50,000 स्थानांतरित कर दिए गए हैं, कृपया जांच करें, रोहन गुप्ता ने स्थानांतरण के बाद कहा। उन्हें नहीं लगता था कि स्थानीय खातों की तरह देरी इन खातों पर लागू हो सकती है। उनके खातों में वास्तविक समय में लेन देन की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा शर्मिंदगी बहुत बड़ी होगी। जैसा कि अपेक्षित था, आधे मिनट से भी कम समय में दूसरा पक्ष जवाब देता है, शायद टाइपिंग समय को भी ध्यान में रखते हुए। अच्छा, हमें $50,000 प्राप्त हो गए हैं। हम खाता जानकारी को यथासंभव जल्दी तैयार करेंगे। यह आपका ऑर्डर नंबर है, कृपया इसे याद रखें या सुरक्षित रखें। समय आने पर कृपया उपयोगकर्ता इंटरफेस में नंबर डालें, फिर हम ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। फिर दूसरा पक्ष 6 मिश्रित अक्षरों और संख्याओं का एक कोड भेजता है। रोहन गुप्ता ने इसे 3 बार देखा, फिर इसे मजबूती से याद कर लिया। ये देखकर कि और कुछ नहीं था, रोहन गुप्ता ने भारतीय नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और जल्दी से विदा ली। ऐसे लोगों के साथ बात करने से उन्हें खतरे का एहसास होता था। ये लोग सामान्य दुनिया के नीचे छिपे बड़े मछलियां थे, जो वैश्विक स्तर पर पैसे के साथ खेलते थे। उनमें से कोई भी साधारण और सरल नहीं था। ठीक है, मैं अब लॉग ऑफ कर रहा हूं। 2 तारीख को इसी समय लेन देन, रोहन गुप्ता ने टाइप किया। समझा, हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं। ब्राउज़र बंद करने के बाद रोहन गुप्ता ने देखा कि उनके पास अभी भी 1 घंटे से ज़्यादा समय बचा था। उनका ज़्यादा देर रुकने का इरादा नहीं था,
इसलिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जगह पास के एक हाई स्कूल छात्र को दे दी। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह छात्र उनके सबसे करीब था, जिसके कारण आसपास के प्राइमरी स्कूल के छात्रों ने ईर्ष्या से देखा। इंटरनेट कैफे से निकलने के बाद रोहन गुप्ता स्कूल वापस कक्षा के लिए चले गए। हालांकि स्कूल सूखा और उबाऊ था, लेकिन उनके पास एक ऐसी जगह थी जहां वे शांति से बैठ सकते थे, जो उन्हें काफी सुकून देता था। वे इन पलों को संजोते थे क्योंकि ये भविष्य के लिए अनगिनत यादें प्रदान करते थे। उनके पास अब अपने पिछले जीवन की तरह यहाँ से भागने की इच्छा नहीं थी। वे केवल धीरे धीरे चलना चाहते थे, ये कामना करते हुए कि समय और भी धीमा हो जाए। जिंदगी इतनी छोटी है, मौत की ओर जल्दी क्यों? अफ्रीका किसी देश की राजधानी से 20 किलोमीटर दक्षिण में सैकड़ों एकड़ में फैला एक विशाल जागीर मौजूद था। इस समय गहरी रात में उज्ज्वल रोशनी पूरी जागीर को रोशन कर रही थी। जागीर की निरंतर सशस्त्र अंगरक्षकों द्वारा गश्त की जा रही थी, जिसमें काले और गोरे लोग शामिल थे। कभी कभी शिकारी कुत्तों को लेकर निगरानी टीमें गुजरती थीं। सुरक्षा स्तर अत्यधिक उच्च था, जो स्पष्ट रूप से किसी महत्वपूर्ण चीज की रक्षा का संकेत देता था। जागीर के बाहरी क्षेत्र को कांटेदार तारों से घेर दिया गया था और 100 से अधिक कैमरों से आसपास के वातावरण की पूरी तरह से निगरानी की जा रही थी। किसी को भी यह पता नहीं था कि जागीर के नीचे एक विशाल भूमिगत स्थान मौजूद है। जमीन के ऊपर भोर होने के बावजूद कई दर्जन लोग भूमिगत जगह में व्यस्त थे। सैकड़ों खाली जगहों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रोटरी शिफ्ट सिस्टम पर काम कर रहे हों। प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर था। कोई न कोई कॉल कर रहा था या समय समय पर कुछ खोजबीन कर रहा था। रोहन गुप्ता के साथ काम कर रहे गोरे ग्राहक सेवा एजेंट ने, जैसे ही रोहन गुप्ता ने चैट बंद की, पास में मौजूद एक डेटा ऑपरेटर की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपने ग्राहक के विवरण स्पष्ट कर दिए हैं? पास में खड़े गोरे डेटा ऑपरेटर ने अपने हेडफोन उतारकर भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, कोई सुराग नहीं मिला। ये धनराशि मेलॉन बैंक के एक खाते से स्थानांतरित हुई है, जो टेक्सास के क्रूज नामक एक आम आदमी का है। वो 21 साल का है, हाई स्कूल की डिग्री रखता है और वर्तमान में एक बेकरी में काम करता है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारी खोज के अनुसार ये खाता पहले 63 वेबसाइटों पर दिखाई दे चुका है। यह एक सार्वजनिक खाता है, लेकिन इसके सार्वजनिक होने का कारण अज्ञात है। इस खाते से अभी कुछ ही देर पहले $50,000 का स्थानांतरण हुआ है। हमारे मानक ट्रैकिंग सिस्टम को इन धनराशियों का सटीक स्रोत नहीं मिला है। इसके अलावा यह व्यक्ति बहुत तेजी से धनराशि स्थानांतरित करता है। प्रत्येक लेन देन केवल मिलीसेकंड के लिए रुकता है, जो स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट धन हस्तांतरण सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का संकेत देता है। इस व्यक्ति ने एक ओपन सोर्स अनाम ब्राउज़र का भी उपयोग किया है, इसलिए जब तक हम ब्राउज़र के डिजाइनर से उपयोगकर्ता का स्थान खरीदने के लिए कोई आवेदन नहीं करते, तब तक उसका स्थान अल्पावधि में नहीं मिल सकता। क्या हमें दूसरी खोज के लिए आवेदन करना चाहिए? टीम लीडर की भूमिका आंतरिक रूप से या कार्यालय पदानुक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि टीम में केवल एक ही अन्य सदस्य होता है। एक व्यवसाय का ध्यान रखता है, दूसरा तकनीकी पहलुओं का, और व्यवसाय का महत्व थोड़ा ज्यादा होता है। ग्राहक सेवा एजेंट की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हालांकि उसके टीम लीडर का प्राधिकरण स्तर इतना ऊंचा नहीं था कि वह सीधा आदेश दे सके। यह अधिकार केवल उस जगह के प्रमुख के पास ही था, और यह डेटाबेस बैकअप की एक सामान्य प्रक्रिया थी। ग्राहक का पता ढूंढना जरूरी नहीं था। छोड़ो इसे रोजमर्रा का काम समझते हैं। इतना ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं है। छोटे को ऑर्डर दो। समझा? बेशक इंटरनेट कैफे छोड़ने वाले रोहन गुप्ता को यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति उनके पैसे के स्रोत का पता लगा रहा होगा। अगर उन्हें पता भी होता तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये पैसा कमाने का धंधा लगभग एक अप्रत्याशित लाभ था और वह इसे यूं ही नहीं रोक सकते थे। इसके अलावा वह खुद भी बिल्कुल सीधे रास्ते पर नहीं थे। वह बाकियों से नियमों के अनुसार काम करने की उम्मीद तो नहीं कर सकते थे, है ना? ये तो दिमागी तौर पर मृतप्राय होगा। अगले कुछ दिनों तक रोहन गुप्ता हमेशा की तरह स्कूल जाते रहे, पाठ्येतर किताबें पढ़ते रहे और कभी कभी दिवास्वप्न देखते रहे। शिक्षकों ने उन पर पूरी तरह से भरोसा छोड़ दिया था, जब तक वह कक्षा में व्यवधान नहीं डालते थे। अगर वह गणित की कक्षा में कोई हिंदी किताब भी पढ़ते तो शिक्षक उन्हें दयालुता से देखते, लगभग उन्हें एक कप चाय पिलाते। वैशाली यान और विपुल गुप्ता लीकाई रोहन गुप्ता से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। रविवार को रोहन गुप्ता शीला लांबा के घर गए। इस बार दोनों छोटे चचेरे भाई बहनों ने जाने की जिद नहीं की, क्योंकि वे दोनों छुट्टियों पर थे और उन्हें सर्दियों की छुट्टियों का ढेर सारा होमवर्क करना था। उनकी मौसी की स्कूल की छुट्टियां जल्दी शुरू हो जाती थीं, इसलिए वह दोनों चचेरे भाइयों से रोजाना उनका होमवर्क करवाती थी, ताकि भारतीय नव वर्ष से पहले सारा होमवर्क पूरा हो जाए और वे अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकें। सौभाग्य से दो छोटे चचेरे भाई नहीं गए, अन्यथा वह शीला लांबा के साथ चुंबन का खेल नहीं खेल पाते। रोहन गुप्ता के लगातार अनुरोध पर उन्होंने बिना छुए आधे घंटे तक एक औपचारिक गीला चुंबन लिया।
अंत में शीला लांबा को उन्हें दूर धकेलना पड़ा क्योंकि उनका मुंह थोड़ा सूज गया था। दूसरी ओर रोहन गुप्ता का लोहे जैसा मुंह बिल्कुल ठीक था। चुंबन के बाद शीला लांबा के थोड़े लाल होठों को देखकर रोहन गुप्ता को थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। फिर उन्होंने सुना कि लार सूजन को कम कर सकती है और दृढ़ता से उन्हें फिर से चूमा। उन्होंने पूरा दिन शीला लांबा के घर पर अमिताभ बच्चन अभिनीत बागबान देखते हुए बिताया। यह स्थानीय टीवी स्टेशन का सप्ताहांत का बड़ा गिवअवे था, एक निरंतर प्रसारण, और यह क्लासिक वाकई एक क्लासिक था। रोहन गुप्ता ने बागबान का ये संस्करण पहले भी कई बार देखा था, लेकिन फिर भी उन्हें यह दिलचस्प लगा। पेशेवर अभिनेताओं के इस समूह का अभिनय कौशल बेजोड़ था, जो बाद की पीढ़ियों के युवा अभिनेताओं से कहीं बेहतर था। बेशक रोहन गुप्ता को इन युवाओं में कुछ भी गलत नहीं लगा, बस उन्हें लगता था कि उन्हें फिल्म उद्योग में नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में देखने योग्य नहीं थीं। जब वे रोते थे तो उनके आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन उनकी आकर्षक हंसी और पेशेवर पोज हास्यास्पद थे। उनके भावनात्मक दृश्य पूरी तरह से असफल थे और जब वे घायल होते थे तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। हालांकि सभी युवा ऐसे नहीं थे। बाद की पीढ़ियों में युवा मूर्तिपूजा की वृद्धि ने वास्तव में पूरे मनोरंजन उद्योग को बिगाड़ दिया था। सचिव शुभम मेहता की फिल्में देखने में कहीं अधिक आनंददायक थीं। ये सोचकर कि इन द नेम ऑफ द पीपल का निवेश इन युवाओं में से एक की तनख्वाह से भी कम था, रोहन गुप्ता को लगा कि उनकी बाद की पीढ़ी के देश का मनोरंजन उद्योग इन मनोरंजन कंपनियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। क्योंकि सितारों की तनख्वाह केवल युवाओं द्वारा ही तय नहीं की जाती थी, उन्हें उनके एजेंटों और मनोरंजन कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता था और युवाओं को जनता की आलोचना का खामियाजा भुगतना पड़ता था। धिक्कार है, ये बेईमान व्यवसायी केवल पैसा कमाना जानते हैं। एक बार जब मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं उन फिल्मों में भारी निवेश करूंगा जिनमें असली अभिनय कौशल की आवश्यकता होती है। बिना असली कौशल वाले किसी भी अभिनेता को किनारे कर दिया जाएगा। हम इन व्यवसायियों को सामाजिक नैतिकता को खराब नहीं करने दे सकते। इसलिए रोहन गुप्ता के अथक सूजन कम करने के बाद शीला लांबा का मुंह और भी सूज गया। हालांकि उन्होंने ज्यादा शिकायत नहीं की, भले ही यह थोड़ा दर्दनाक था। उन्होंने रोहन गुप्ता को सहन किया। यह बचपन से बनी एक आदत थी। जब तक ये कोई अनुचित मांग या सिद्धांत का मामला नहीं था, शीला लांबा हमेशा रोहन गुप्ता के सामने झुक जाती थी। जब शाम को शीला लांबा के माता पिता वापस आए और अपनी बेटी के होंठ देखे तो शुरू में उन्हें लगा कि उसने मसालेदार खाना खाने से होंठ लाल कर लिए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ गया और वे अपने आप में हंसने लगे। उनकी रहस्यमयी मुस्कान ने रोहन गुप्ता और शीला लांबा को एहसास दिलाया कि उनकी पोल खुल गई है। इसलिए रात के खाने के दौरान शीला लांबा ने अपने लजाए हुए चेहरे को नीचे रखा और अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि रोहन गुप्ता उनके बगल में एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बैठे उनके लिए खाना परोस रहे थे। 1 फरवरी मंगलवार रोहन गुप्ता अब छुट्टियों पर थे। पिछली रात स्काई आई कंपनी के डिनर में प्रिया जोशी, बेईमान होस्ट, ने उन्हें 2 बोतल बाइज्यू पिलाई। उन्हें पहले कभी नहीं पता था कि प्रिया जोशी वास्तव में इतनी शराब पीने वाली थी। 1 बोतल बाइज्यू के बाद उन्होंने नशे का कोई लक्षण नहीं दिखाया, स्थिर रूप से चल रही थी और स्पष्ट रूप से बोल रही थी। बेशक रोहन गुप्ता को भी कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही उच्च अल्कोहल बाइज्यू उनके पेट में गया, इससे पहले कि पेट का एसिड भी प्रतिक्रिया दे पाता, मूल ऊर्जा ने इसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया था। हालांकि वह जितना चाहे उतना पी सकते थे बिना नशे के, रोहन गुप्ता को फिर भी बाइज्यू का स्वाद बर्दाश्त नहीं था। कोका कोला कहीं बेहतर था। उस समय प्रिया जोशी ने उकसाया कि चूंकि यह बॉस का कर्मचारियों के साथ पहला औपचारिक मिलन था, वह कमजोर नहीं हो सकते। नवोदितों को झटका देने के लिए रोहन गुप्ता ने सीधे 1 बोतल माउताई ली, उसे अपने मुंह से लगाया और पीना शुरू कर दिया, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में रोहन गुप्ता ने पूरी बोतल माउताई खत्म कर दी और एक डकार भी ली। ये देखकर कि रोहन गुप्ता का रंग जरा भी नहीं बदला, ये दर्शाता है कि वह अपनी सीमा पर नहीं थे। किसी और ने हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। किसी ने 1 बोतल माउताई सीधे पी ली। यह उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था और इसे और आगे बढ़ाना अतिशयोक्ति होती। प्रिया जोशी हार न मानते हुए रोहन गुप्ता को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन आधी बोतल के बाद वह टिक नहीं पाई और बाकी को धीरे धीरे पीती रही। रात के खाने के बाद बेशक उन्हें कुछ मनोरंजन के लिए जाना था। फिर से प्रिया जोशी ने योजना बनाई। उन्होंने एक के टीवी वेन्यू ढूंढा जहां सभी ने रात 10 बजे के बाद तक दिल खोलकर गाया। जब वे अंततः बिखर गए, रोहन गुप्ता आज सुबह जल्दी उठ गए। वो उत्साहित थे क्योंकि आज वह दिन था जब रीना कौर को पैसे स्थानांतरित करने थे। रीना कौर को जल्दी करने के लिए मजबूर न करते हुए नाश्ते के बाद रोहन गुप्ता अपने बिस्तर पर लेट गए। छत की ओर देखते हुए और दिवास्वप्न देखते हुए उनका दिमाग अज्ञात जगहों पर भटक गया। सुबह 9:10 बजे रोहन गुप्ता को सिस्टम की एक सूचना ने वास्तविकता में वापस लाया। उन्होंने तुरंत उठकर देखा, उन्हें 300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। रोहन गुप्ता के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई और उन्होंने तुरंत रीना कौर को एक संदेश भेजा कि उन्हें भुगतान प्राप्त हो गया है।
इसके बाद वह उठे और अपने वार्डरोब के शीशे के पास गए, गहरी सांस ली और मुस्कुराए, उनके होंठ ऊपर की ओर मुड़े। नौकायन शुरू, यात्रा शुरू। रोहन गुप्ता ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और बाहर निकल गए। वह पिछले बार की तरह ही कपड़े पहने थे, मास्क पहने हुए, लेकिन उन्होंने एक अलग इंटरनेट कैफे चुना। सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है। इंटरनेट कैफे पहुंचने पर उन्होंने बिगड़े हुए बच्चों से घिरा एक कंप्यूटर चुना। उन्होंने फिर से एक गुमनाम ब्राउजिंग ब्राउज़र डाउनलोड किया, कुछ सेटिंग्स में बदलाव किया और उस वेबसाइट पर लॉग इन किया। उन्होंने खाता श्रेणियों में प्रवेश किया। उन्होंने ग्राहक सेवा चैट बॉक्स खोला। वही कमांड लाइन स्टाइल का काला और सफ़ेद चैट बॉक्स पॉप अप हुआ। रोहन गुप्ता को पहली बार इसे देखकर असहज लगा था, लेकिन दूसरी बार यह काफ़ी बेहतर लगा। वो दूसरी पार्टी की सादगी के कारण उन्हें कम नहीं आंकते थे, बस उन्हें लगता था कि वह व्यक्ति वास्तव में कम महत्वाकांक्षी था, लगभग खुद को जमीन में दफन कर लेने जैसा। पहली पंक्ति अभी भी सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न थी। कैन आई हेल्प यू? रोहन गुप्ता ने तुरंत वो ऑर्डर नंबर टाइप किया जो दूसरी पार्टी ने उन्हें पिछली बार दिया था। जाहिर तौर पर इस डायलॉग बॉक्स में एक भाषा पहचान प्रणाली थी। जैसे ही रोहन गुप्ता ने ऑर्डर नंबर टाइप किया और एंटर दबाया, एक संदेश पॉप अप हुआ, प्लीज़ वेट। खैर, अगर इंतजार करना है तो वह इंतजार करेंगे। 1 मिनट बाद एक मानव ऑपरेटर ऑनलाइन आया। हेलो, आपका ऑर्डर तैयार है। एक बार जब आप पूरी राशि का भुगतान कर देंगे, हम आपको खाता प्राप्त करने का तरीका बताएंगे। पिछले बार की $50,000 की जमा राशि को घटाकर 200 खातों के लिए आपको $19,50,000 का भुगतान करना होगा। इस लेन देन के लिए खाता नंबर XXX है। क्या आप अब भुगतान करेंगे? इस बार का खाता नंबर पिछले से अलग था, लेकिन ये समझ में आता था। एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। चूंकि ये ग्राहक पहले से ही गुमनाम थे और भ्रम से बचने के लिए प्रत्येक बार खाता बदलना असामान्य नहीं था। रोहन गुप्ता ने टाइप किया, हाँ, मुझे 2 मिनट दें। फिर रोहन गुप्ता ने सिस्टम से उस खाते में $19,50,000 स्थानांतरित करने को कहा। ये हो जाने के बाद उन्होंने टाइप किया, मैंने स्थानांतरित कर दिया है, अपने सिरे पर जांच करें। आधे मिनट से भी कम समय बाद दूसरी पार्टी ने एक संदेश भेजा, ठीक है, पैसा आ गया है और इसे बिना किसी त्रुटि के सत्यापित किया गया है। यहाँ वह वेबसाइट पता है जहाँ खाता जानकारी रखी गई है। कृपया इसे अब नोट करें और हमें बताएं जब आपका काम हो जाए। हम वेबसाइट की सामग्री को हटा देंगे। ठीक है, मुझे पहले इसे नोट करने दें, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। हालांकि उन्हें उत्सुकता थी कि दूसरी पार्टी ने उन्हें ईमेल क्यों नहीं भेजा या डायलॉग बॉक्स में ही क्यों नहीं दिया, और उनके पास एक विदेशी ईमेल खाता भी तैयार था। हालांकि उन्होंने आगे सवाल नहीं किया। अगर दूसरी पार्टी ने यह तरीका चुना और यह उनका एकमात्र तरीका था, तो जाहिर तौर पर उनके पास एक वैध कारण था। रोहन गुप्ता ने दी गई वेबसाइट पर लॉग इन किया। पूरी वेबसाइट में केवल 2 रंग थे, काला और सफ़ेद। सफ़ेद पृष्ठभूमि, काला फॉन्ट, और इसमें केवल एक लंबी तालिका थी। तालिका में ऊपर से नीचे तक घनीभूत खाता जानकारी थी, जैसे कि खाता जिस बैंक में है, खाता नंबर, पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कुंजी, स्थानांतरण वेबसाइट, परामर्श फ़ोन नंबर आदि। हालांकि रोहन गुप्ता को केवल खाता नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता थी। सिस्टम के साथ उन्हें बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करके स्थानांतरण करने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं उन्हें किसी से परामर्श करने की जरूरत थी। रोहन गुप्ता ने तुरंत उन्हें कॉपी किया और अपने डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल में सहेज लिया। ये खूब महंगा है, प्रत्येक 80,000 रुपये का, लेकिन उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए रोहन गुप्ता ने सोचा कि यह कीमत के लायक है। ठीक है, मैंने इसे नोट कर लिया है। कॉपी और पेस्ट एक राइट क्लिक की दूरी पर था, तेज और आसान। उन्हें आश्वासन महसूस हुआ क्योंकि वह वेब पेज की सामग्री को कॉपी कर सकते थे। अगर दूसरी पार्टी ने उन्हें एक एक्सेल या वर्ड फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा होता, तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनमें उनके समझ से परे कोड हो सकते थे। अगर उनका पता लगाया गया तो यह अच्छा नहीं होता। ठीक है, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। यदि आपको और कुछ चाहिए तो कृपया हमसे संपर्क करें। हालांकि दूसरी पार्टी ने 1 सेकंड के भीतर जवाब दिया। जाहिर तौर पर दूसरी ओर का व्यक्ति जवाब तैयार करके उनकी पुष्टि का इंतजार कर रहा था। ठीक है, अलविदा, रोहन गुप्ता ने टाइप किया। डायलॉग बॉक्स बंद करते हुए रोहन गुप्ता ने ब्राउज़र भी बंद कर दिया। जहां तक खाता जानकारी का सवाल है, रोहन गुप्ता ने उसे सिस्टम में सहेज लिया था। एक बैंकिंग सिस्टम होने के नाते इसमें खाता जानकारी संग्रहित करने की सुविधा होना स्वाभाविक है। इसे लिंक करना या न करना अलग बात है, वरना इसे बैंकिंग सिस्टम क्यों कहा जाता? उन्हें पता था कि सिस्टम में ये सुविधा बहुत पहले से मौजूद थी। इसके बाद रोहन गुप्ता ने सुरक्षा के लिए कंप्यूटर बंद कर दिया। इंटरनेट कैफे में कुर्सी पर झुककर रोहन गुप्ता इसे आजमाने के लिए तैयार थे। वो उस अमेरिकी बैंक खाते का उपयोग नहीं कर पा रहे थे जिसे उन्होंने पहले लिंक किया था, यानी वह केवल 2 अमेरिकी बैंक खाते और 3 जर्मन बैंक खाते ही लिंक कर पा रहे थे।
रोहन गुप्ता ने सिस्टम को आदेश दिया कि सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के सिटी बैंक के एक खाते और जर्मन कमर्शियल बैंक के एक खाते को लिंक किया जाए। ये शुरू हो गया है। रोहन गुप्ता थोड़ा उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत ही सिस्टम के अंदर 11 मिलियन रुपये के बराबर 1375,000 डॉलर सिटी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। उन्होंने अंत में प्राप्त मुद्रा मूल्य का उपयोग करके अपने लाभ मार्जिन की गणना करने की योजना बनाई। महत्वपूर्ण क्षण यही था। रोहन गुप्ता ने गहरी सांस ली और सिस्टम को आदेश दिया कि वह सिटी बैंक खाते से सारा पैसा जर्मन कमर्शियल बैंक खाते में स्थानांतरित कर दे। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, रोहन गुप्ता को कोई जमा सूचना नहीं मिली। लेकिन रोहन गुप्ता घबरा नहीं रहे थे। यह अपेक्षा करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था कि एक विशाल अंतर बैंक सीमा पार हस्तांतरण तत्काल हो जाएगा। इसके अलावा क्या उस आदमी ने पहले नहीं कहा था कि सबसे धीमी गति आधे घंटे की होगी? चमत्कार देखने का क्षण आ गया था। 4 मिनट बीत चुके थे, 5 मिनट बीत चुके थे। जब रोहन गुप्ता को लगा कि उन्हें 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, तभी सिस्टम अचानक एक सुखद खाते की सूचना के साथ बज उठा। उन्होंने जल्दी से जर्मन कमर्शियल बैंक में अपने खाते का बैलेंस चेक किया। 10 सेकंड बाद अपने यूरो खाते में बैलेंस देखकर रोहन गुप्ता खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। अगर उन्हें आसपास के लोगों का ध्यान न होता तो शायद वह बेकाबू होकर हंसते। हालांकि उनकी हरकतें आसपास के कुछ बच्चों को डरा रही थीं। आखिरकार टोपी और मास्क पहने किसी व्यक्ति को आंखें बंद करके मूर्खतापूर्ण हंसी करते देखना कितना बेचैन करने वाला होता है। अगर रोहन गुप्ता ने कोई और हरकत की होती तो शायद वे इंटरनेट कैफे मैनेजर को बुला लेते। रोहन गुप्ता इतने उत्साहित क्यों थे? क्योंकि उनके जर्मन कमर्शियल बैंक खाते में शेष राशि थी 1,04,603 यूरो। इसका क्या मतलब था? आइए एक क्षण के लिए अतिरिक्त 3 यूरो को नज़रअंदाज करें। इसका मतलब है कि उन्होंने इस लेन देन से 4,600 यूरो का शुद्ध लाभ कमाया। उन्होंने 11 मिलियन रुपये के लेन देन से 4,600 यूरो कमाए। इसका मतलब है कि यदि वह 110 मिलियन रुपये का उपयोग करते हैं तो वह एक ही लेन देन से 46,000 यूरो कमा सकते हैं। 46,000 को 10 मिलियन से भाग देने पर वापसी दर क्या होगी? 0.46%। यदि आप इसे 10 लेन देन से गुना करें तो यह 4.6% का दैनिक लाभ होगा। यह अत्यधिक लाभ की सच्ची परिभाषा है। उनके पास अभी भी खेलने के लिए 284 मिलियन रुपये हैं। अगर वह इस पूरी रकम का व्यापार करते हैं तो वह प्रतिदिन 13 मिलियन रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। भयानक नरक। ये सूदखोरी से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन जोखिम कम है। ये हर दिन शर्मा ग्रुप के बराबर का व्यवसाय बनाने जैसा है। जब रोहन गुप्ता ने ये सोचा तो उनका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। वह इसके लिए तैयार थे, लेकिन कुछ करोड़ की संपत्ति और एक दिन में 10 लाख से ज्यादा कमाने में जमीन आसमान का अंतर था। चक्रवृद्धि ब्याज पर विचार किए बिना भी वो अभी भी प्रति माह लगभग 4 बिलियन रुपये कमा सकते हैं। ये बिल्कुल पागलपन है। रोहन गुप्ता को अपनी उत्तेजना को दबाने में पूरे 3 मिनट लगे। उन्होंने पहले एकल लेन देन की सीमा 20 मिलियन यूरो तय करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन रीना कौर के विला से निकलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि विनिमय सीमा की अनदेखी करके वह कितने मूर्ख थे। अगर एकल सीमा 20 मिलियन यूरो होती तो उनके उधार लिए गए 60 मिलियन से ज्यादा पैसे बेकार पड़े रहते। रोहन गुप्ता ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए पिछली बार वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए थे और ठीक से सोच विचार नहीं कर पाए थे। रोहन गुप्ता ने सोचा और महसूस किया कि 20 मिलियन यूरो बहुत कम थे। उन्होंने इसे 30 मिलियन यूरो में अपडेट किया। आखिरकार वह 60 मिलियन को बेकार नहीं छोड़ सकते थे। ये बहुत मूर्खतापूर्ण होता। इसके अलावा उनके पास कोई अन्य निवेश चैनल नहीं थे और शर्मा ग्रुप के लिए उनका निवेश योजना अगले साल तक नहीं थी। भले ही वो अब शर्मा ग्रुप में निवेश करें, साल के अंत के करीब होने के कारण वो सब खर्च नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने इसे 30 मिलियन यूरो पर सीमित किया तो उनकी मासिक आय जी बेशंग निश्चित हो जाती। गणना सरल थी। 0.46% की निश्चित दैनिक रिटर्न दर 3,000 से गुना करने पर उन्हें प्रतिदिन 1,38,000 यूरो मिलते और मासिक। मान लीजिए विनिमय दर में उतार चढ़ाव के लिए थोड़ा कटौती करें, यह आमतौर पर 40 मिलियन यूरो तक आता है, जो 4 बिलियन रुपये से अधिक के बराबर है। हालांकि यह उनके पहले कल्पना किए गए 10 बिलियन से अधिक प्रभावशाली नहीं है। यह वर्तमान में वह सबसे बड़ा लेन देन आयतन है जिसे वह संभालने की हिम्मत करते हैं। अगर उन्होंने सीमा को और ऊंचा किया तो वह वास्तव में पूरे दिन सुइयों पर बैठे रहते, या सटीक रूप से कहें तो वह पहले से ही कुछ हद तक तनाव महसूस कर रहे थे, लेकिन यह अभी भी प्रबंधनीय था। इससे ऊपर जाएं और वह पूरी तरह से मानसिक शांति खो देते। इस बिंदु पर अगर रोहन गुप्ता अधिक मुनाफा चाहते थे तो अधिक हिम्मत जुटाने के अलावा वह केवल सिस्टम के अगले अपग्रेड के बाद और अधिक मुद्राएं अनलॉक होने की उम्मीद कर सकते थे, जो बड़े मध्यस्थता मुनाफे की पेशकश करें या अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों में भारी उतार चढ़ाव हो। रोहन गुप्ता ने कुछ गणनाएं की। अगर इस साल यूरो टू रुपये विनिमय दर 10.5 से नीचे गिरती है तो उनके वर्तमान मुनाफे 2 गुने हो सकते हैं।
इसका मतलब है कि 30 मिलियन यूरो की सीमा से प्रति माह 800 मिलियन से अधिक की आय हो सकती है। इसने रोहन गुप्ता को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने गणना की कि इस महीने के अंत तक विदेशी मुद्रा मध्यस्थता में उपयोग किए गए 3 बिलियन की संपत्ति को छोड़कर, भले ही वो रीना कौर का पैसा जल्दी चुका दें और शर्मा ग्रुप में 30 मिलियन निवेश करें, उनके पास अभी भी 100 मिलियन रुपये से अधिक होंगे जिन्हें वो खर्च करना नहीं जानते थे, और अगले महीने के अंत तक उनके पास 500 मिलियन से अधिक रुपये होंगे जिनका कोई ठिकाना नहीं होगा। 500 मिलियन से अधिक, यह वो राशि थी जिसके बारे में उन्होंने अपने पिछले जीवन में सपने में भी नहीं सोचा था। रोहन गुप्ता को नहीं पता था कि वो अगले महीने इतने पैसे का क्या करेंगे। इतनी बड़ी राशि को अपने खाते में बेकार पड़े रहने देना सही नहीं है, और वह निश्चित रूप से कंजूस नहीं है, लेकिन वह इसे किसी गुममेई को बनाए रखने के लिए दान भी नहीं करेंगे। व्यवसायों को खरीदने के लिए उन्हें नहीं पता था कि कौन से खरीदें, वह इंटरनेट कंपनियों को नहीं समझते और विला और स्पोर्ट्स कारों पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। सबसे 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 महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी राशि को घरेलू स्तर पर खर्च करना वास्तव में उनकी हिम्मत से बाहर था। खासकर अगर वो अगले महीने इसे खर्च नहीं करते और एक और महीने इंतजार करते हैं तो उनके खाते में करीब 1 बिलियन रुपये होंगे। इसे कैसे खर्च करना है? धिक्कार है। पहली बार रोहन गुप्ता ने बहुत अधिक पैसे होने की परेशानियों को समझा, या अधिक सटीक रूप से अब वो एक बैंकर की दुविधाओं को समझ गए थे। वह पैसा, ये किसी के लिए भी खर्च करने के लिए बहुत अधिक है। कुल संपत्ति की तुलना में बड़े खर्च भी केवल एक छोटा सा हिस्सा ही होते हैं। बड़ी राशियां खाते में जमा होती रहती थीं और यह उन्हें सिरदर्द दे रहा था। रोहन गुप्ता दिखावा नहीं कर रहे थे, वह वास्तव में परेशान थे। 10 मिनट तक सोचने के बाद कोई हल नहीं मिलने पर रोहन गुप्ता ने दांत पीसकर फैसला किया कि खर्च करने के मामले को बाद के लिए टाल देंगे। सबसे खराब स्थिति में वह स्काई आई को कुछ शोध करने के लिए कहेंगे और वह भविष्यवाणियों के आधार पर निवेश करेंगे। मनुष्य वास्तव में अजीब हैं। वे कम होने पर चिंता करते हैं और बहुत अधिक होने पर भी चिंता करते हैं। रोहन गुप्ता को नहीं पता था कि यह कोई मनोवैज्ञानिक स्थिति के रूप में योग्य है या नहीं। चिंता करना बंद करने का फैसला करने के बाद रोहन गुप्ता इंटरनेट कैफे से निकलकर घर चले गए। जब रोहन गुप्ता घर लौटे तो प्रति माह 4 बिलियन से अधिक कमाने की उत्तेजना उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। ये लगभग सभी इंटरनेट कंपनियों को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में वित्तीय क्षेत्र निश्चित रूप से जल्दी पैसा कमाना जानता था। बेशक ये केवल धोखेबाजों पर लागू होता था। अगर आपके पास धोखा देने की क्षमता नहीं है तो बेहतर है कि आप इससे दूर रहें, वरना आपकी मौत भयानक होगी। अपने कमरे में वापस रोहन गुप्ता ने एक और लेन देन किया। इस बार दोनों तरफ अलग अलग बैंक का उपयोग करके उन्होंने पूरे 200 मिलियन से अधिक रुपये स्थानांतरित किए। उन्हें नहीं पता था कि समय का अंतर बैंकों के कारण था, लेकिन इस बार पैसा उनके खाते में केवल 2 मिनट से थोड़ा अधिक समय में दिखाई दिया। अंत में उन्होंने 1 मिलियन रुपये से अधिक कमाए। आधे घंटे बाद रोहन गुप्ता ने फिर से सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस तरह आज चक्रवृद्धि ब्याज को ध्यान में रखते हुए और पहले व्यापार में किए गए छोटे मुनाफे को छोड़कर रोहन गुप्ता ने 12 मिलियन रुपये से अधिक कमाए। जिंदगी, हाँ, रोहन गुप्ता को यह सब अत्यंत उत्तेजक लगा। यह ऐसा था जैसे हर बार बाहर निकलने पर शर्मा ग्रुप जितना अच्छा व्यवसाय मिल रहा हो। रोहन गुप्ता को स्पष्ट रूप से याद था कि आज सिस्टम का मासिक मूल्यांकन दिन था। रात 11 बजे उनके चाचा का परिवार कब का सो चुका था। एक दिन की उत्तेजना के बाद रोहन गुप्ता बिस्तर पर लेटे और अपनी जानकारी की जांच की। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता, स्तर 3, अनुभव 160/400। इस महीने दिए गए ऋण 2.5 मिलियन। इस महीने का व्यक्तिगत कोटा 440 मिलियन। निकासी योग्य संपत्ति 29.86 मिलियन। आत्मा 140। शारीरिक फिटनेस 150। मूल ऊर्जा मूल्य 0। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा डॉलर, यूरो। रोहन गुप्ता ने गणना की। पिछले महीने सभी प्रकार के ऋण कार्यों को पूरा करने के बाद उन्होंने कुल 80 अनुभव अंक प्राप्त किए। विपुल गुप्ता ने 6 लाख रुपए चुकाए, जिससे उन्हें 60 अनुभव अंक मिले। हालांकि जय शर्मा ने जल्दी चुकौती की थी, चूंकि अनुबंध की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। सिस्टम ने कोई अनुभव अंक नहीं दिए। वे 40 अंक 2 दिन बाद तक इंतजार करना होगा। इसके अलावा जब उन्होंने हरी के साथ कुछ शारीरिक बढ़ोतरी के लिए लड़ाई की थी, उन्होंने 4 लाख रुपये और उधार लिए, उपलब्धि कार्य 3 को पूरा किया और 20 अनुभव अंक प्राप्त किए। ये ठीक 160 अनुभव अंक तक जुड़ा। रोहन गुप्ता को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात थी लगभग 300 मिलियन की जमा राशि। नरक, वह कल तक 300 मिलियन का आंकड़ा तोड़ने की योजना बना रहे थे। हालांकि यह उधार लिया गया था, यह उनकी शुरुआत का आधार था। सीधे तौर पर रोहन गुप्ता फिर से अगले महीने पैसे कैसे खर्च करने की चिंता करने लगे। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा खर्च करना भी आसान नहीं है। जैसे ही 12 बज गए, दिसंबर परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण, सिस्टम की आवाज गूंजी।
रोहन गुप्ता, जो विचारों में खोए हुए थे, सिस्टम द्वारा वापस बुलाए गए और जल्दी से अपनी जानकारी की जांच की। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता। स्तर 3 अनुभव 210/400। इस महीने दिए गए ऋण O मिलियन। इस महीने का व्यक्तिगत कोटा O मिलियन। निकासी योग्य संपत्ति 29.96 मिलियन। आत्मा 140। शारीरिक फिटनेस 150। मूल ऊर्जा मूल्य 10। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा डॉलर यूरो। परिवर्तन बहुत बड़े नहीं थे, उन्होंने केवल 5 मिलियन की संपत्ति होने का कार्य पूरा किया, 10 मूल ऊर्जा अंक प्राप्त किए और 50 अनुभव अंक प्राप्त किए। रोहन गुप्ता ने फिर कार्य सूची की जांच की। इस महीने का सिस्टम अनुशंसित ग्राहक ऋण कार्य पूरा करें। विवरण के लिए कार्य विवरण देखें। इनाम सामग्री अनुभव अंक जोड़ 20। पूर्णता डिग्री 0/1। इस महीने के लिए एक गैर सिस्टम अनुशंसित ग्राहक ऋण पूरा करें। राशि 400,000 से कम नहीं। इनाम सामग्री अनुभव जोड़ 20। पूर्णता डिग्री 0/1। इस महीने का सभी बाहरी ऋण कोटा प्रदान करें। इनाम सामग्री अनुभव अंक जोड़ 20। पूर्णता डिग्री 0/200। इस महीने का सभी व्यक्तिगत ऋण कोटा प्रदान करें। इनाम सामग्री अनुभव अंक जोड़ 20। पूर्णता डिग्री 0/40। उपलब्धि कार्य 1। सिस्टम का संचयी बाहरी ऋण कुल 3 मिलियन तक पहुंचता है। इनाम सामग्री मूल ऊर्जा अंक जोड़ 10। अनुभव अंक जोड़ 30। पूर्णता डिग्री 400/500 मिलियन। उपलब्धि कार्य 2। सिस्टम के बाहरी ऋणों से मूलधन की संचयी वसूली 3 मिलियन तक पहुंचती है। इनाम सामग्री मूल ऊर्जा अंक जोड़ 10। अनुभव अंक जोड़ 30। पूर्णता डिग्री 200/500 मिलियन। उपलब्धि कार्य 3। सिस्टम के व्यक्तिगत ऋणों का संचयी कुल 2 मिलियन तक पहुंचता है। इनाम सामग्री मूल ऊर्जा अंक जोड़ 10। अनुभव अंक जोड़ 30। पूर्णता डिग्री 70/200 मिलियन। उपलब्धि कार्य 4। होस्ट की अपनी संपत्ति 50 मिलियन तक पहुंचती है। सिस्टम के व्यक्तिगत ऋण और पुरस्कारों को छोड़कर। इनाम सामग्री मूल ऊर्जा अंक जोड़ 20। अनुभव अंक। रोहन गुप्ता ने कार्य सूची की जांच करने का कारण ये पता लगाना था कि क्या वो इस महीने स्तर बढ़ा सकते हैं। गणना करने के बाद रोहन गुप्ता को जोर से गाली देने की इच्छा हुई। पहले 4 कार्यों को मिलाकर 80 अनुभव अंक मिलते हैं। जय शर्मा के अनुबंध में 40 थे और उपलब्धि कार्य 1 और 3 को पूरा करने पर 60 अनुभव अंक प्राप्त हो सकते थे। इन्हें जोड़ने पर यह 180 के बराबर हुआ। अब वर्तमान 210 को जोड़ने पर 390। अरे बस 10 अंक कम। लेकिन इस महीने में वे 10 अंक हासिल करना उनके लिए असंभव था, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले महीने तक वह कितने समय में अपना स्तर बढ़ा सकते हैं? महीने का पहला दिन। तब तक ये स्वचालित रूप से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक अनुशंसित ग्राहक जिसने 1 मिलियन से अधिक उधार लिया है, उसे पहले भुगतान करना होगा। ठीक है, रोहन गुप्ता अब और जिद नहीं कर रहे थे। फिर अगले महीने। अब रोहन गुप्ता को कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने एक बार फिर अमेरिकी डॉलर बदले। 3 मिनट बाद सिस्टम से धनराशि प्राप्त होने की सूचना देखकर रोहन गुप्ता संतुष्ट होकर सो गए। 2 फरवरी 2005 बुधवार 3 घंटे बाद सुबह के 4 बज चुके थे और रोहन गुप्ता अच्छी नींद ले चुके थे। जागने पर उनका दिमाग असामान्य रूप से साफ था। उसमें उठने पर होने वाली सामान्य सुस्ती का एहसास नहीं था। अभी भी अपने उत्साह के दौर में उन्होंने आंखें बंद कर ली और सिस्टम को आर्बिट्रेज लेन देन का एक और दौर शुरू करने का आदेश दिया। 5 मिनट बाद सिस्टम की भुगतान सूचना आ गई। इस समय रोहन गुप्ता ने एक पैटर्न देखा। सिटी बैंक से जर्मन कमर्शियल बैंक में लेन देन में लगभग 5 मिनट लगे, जो सबसे लंबा समय था। अन्य 2 जर्मन बैंक खातों में भी लगभग 4-4 मिनट लगे। उन्होंने जिस दूसरे अमेरिकी बैंक ऑफ अमेरिका से लिंक किया था, उससे जर्मन बैंकों में पैसे ट्रांसफर करने में आमतौर पर कम समय लगता था। सबसे कम समय बैंक ऑफ अमेरिका से नॉर्थ जर्मन बैंक में ट्रांसफर करने में लगा, जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगे। स्वाभाविक रूप से रोहन गुप्ता ने सिटी बैंक के खाते का इस्तेमाल 3 बार और बैंक ऑफ अमेरिका के खाते का 7 बार करने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी लेन देन अंततः क्रेडिट हो गए, लेकिन रोहन गुप्ता को पैसे क्रेडिट होने का इंतजार करना ज्यादा पसंद नहीं आया। बिस्तर पर लेटे लेटे रोहन गुप्ता ने दिन निकलने से पहले हर 10 मिनट में लेन देन किया और दिन भर के अपने सभी आर्बिट्रेज लेन देन पूरे कर लिए। उन्होंने पिछले दिन की तुलना में थोड़ा ज्यादा कमाया, 13 मिलियन रुपये से ज्यादा की कमाई की। उनके खाते की राशि सीधे 300 मिलियन के आंकड़े को पार करते हुए 310.9 मिलियन रुपये तक पहुंच गई। रोहन गुप्ता ने हिसाब लगाया, इस दर से वह 2 दिनों में अपनी तय की गई 30 मिलियन यूरो की सीमा तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद 13 मिलियन रुपये से ज्यादा का दैनिक मुनाफा उनके खाते में जमा होता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। लेन देन की सीमा बढ़ाने का विचार उनके लिए आकर्षक था। हालांकि अंत में उन्होंने इस आवेग को दबा दिया और खाते में जमा होने वाले धन को बीमा निधि के रूप में मानने का निर्णय लिया। फिलहाल रोहन गुप्ता को इन खातों की सुरक्षा पर पूरा भरोसा नहीं था।
कल की उनकी पूरी रणनीति में जुए का तड़का था। अगर बैंक पैसे लेकर भाग गया तो क्या होगा? हालांकि उनके पैसे पूरी तरह से वैध थे, लेकिन अगर बैंक उसे स्वीकार करने से इनकार कर दे तो कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि जहां तक बैंक का सवाल है, उनका खाता शायद अवैध धन से भरा हुआ है। अगर बैंक लालच में आ गया तो बहुत बुरा हो सकता है। उन्हें खाते खोलने वालों की नहीं, बल्कि खुद बैंकों की चिंता थी। सिस्टम से जुड़े उनके खातों में उनकी अनुमति के बिना छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। उनकी सहमति के बिना एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता था। ये तब भी लागू होता था जब बैंक खुद कोशिश करता। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि सिस्टम में लिंक किए गए खातों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता है। हालांकि सिस्टम के बाहर एक बैंक खाते से दूसरे में स्थानांतरण सिस्टम के एन्क्रिप्टेड चैनल का उपयोग नहीं करता था। उदाहरण के लिए, सिटी बैंक से जर्मन कमर्शियल बैंक में यह स्पष्ट था कि दोनों खातों के बीच का चैनल सीधे जुड़ा हुआ नहीं था और निश्चित रूप से उनके संबंधित बैंकों के आंतरिक निपटान सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता था। जहां तक इन निपटान सिस्टम की आंतरिक संरचना या ऐसे सिस्टमों की संख्या का सवाल था, रोहन गुप्ता पूरी तरह से अंधेरे में थे। दूसरे शब्दों में, एक बार जब पैसा सिस्टम से जुड़े खाते से बाहर चला गया तो वह पूरी तरह से रोहन गुप्ता के नियंत्रण से बाहर था। वह केवल निष्क्रिय रूप से उम्मीद कर सकते थे कि दूसरा पक्ष भरोसेमंद है। इसलिए जब रोहन गुप्ता ने इस आर्बिट्रेज चैनल की अनिश्चितता पर विचार किया तो उन्होंने सीमा बढ़ाने के विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया। एक जमींदार के लिए कुछ अतिरिक्त अनाज होना अच्छा है। वह धीरे धीरे अपने लिए एक आधार जमा करेंगे ताकि अगर इन फंडों के साथ कोई हादसा हो तो उनके पास वापसी करने के लिए पूंजी हो। एक बार जब उनके पास पर्याप्त पूंजी हो, मान लें कि अरबों डॉलर की सुरक्षा जाल हो, तो वह 10 या यहाँ तक कि 20 अरब डॉलर के साथ जोखिम ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए उनकी प्राथमिक चिंता रीना कौर को बकाया 300 मिलियन रुपये चुकाने के लिए पर्याप्त जमा करना था। अचानक एक विचार आया। रोहन गुप्ता को याद आया कि उन्होंने अभी तक अपने मूल ऊर्जा मूल्य का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी की जांच करने का निर्णय लिया। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता, स्तर 3, अनुभव 210/400, महीने का ऋण कोटा ओहाव्स मिलियन, महीने का व्यक्तिगत कोटा 0/4 लाख, निकासी योग्य संपत्ति 310.9 मिलियन, आत्मा 140, शारीरिक फिटनेस 150, मूल ऊर्जा मूल्य 10, विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा डॉलर यूरो। रोहन गुप्ता ने एक क्षण के लिए सोचा और सभी अंक आत्मा में जोड़ दिए। ये पहले से ही सामान्य लोगों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने इन अंकों को बेतरतीब ढंग से आवंटित किया। वह बहुत उत्सुक थे कि स्तर 2 जेनेटिक लॉक अनलॉक करने के बाद क्या होगा, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह अल्पकालिक में संभव नहीं था। इसके बाद उनकी आत्मा विशेषता 160 हो गई। भले ही वो इस महीने के 2 उपलब्धि कार्यों को पूरा कर लें, वह केवल अपनी आत्मा अंक भर पाएंगे। उन्हें अभी भी शारीरिक फिटनेस के लिए 50 और अंक चाहिए थे, जो 25 मूल ऊर्जा अंकों के बराबर है। रोहन गुप्ता को अचानक एहसास हुआ कि अगले महीने की शुरुआत में सिस्टम अपग्रेड होने के बाद वह तुरंत स्तर 2 जेनेटिक लॉक अनलॉक कर सकते हैं, है ना? फिर उन्हें 40 मूल ऊर्जा अंक मिलेंगे, जो 80 विशेषता अंकों के बराबर हैं। इस विचार ने रोहन गुप्ता को फिर से उत्साहित कर दिया। खैर, अपनी उत्सुकता के बावजूद रोहन गुप्ता को अगले महीने की पहली तारीख को दोहरी खुशी का इंतजार करना होगा, या अगर वादा किए गए 400 मिलियन रुपये को शामिल करें तो तेरी खुशी। जितना ज्यादा रोहन गुप्ता ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वे उत्साहित हुए। बेशक रोहन गुप्ता अपने खाते के बैलेंस को घूरने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने शस्त्रागार से कुछ हथियारों के साथ खेलना शुरू किया। हाल ही में बहुत सारी खरीदारी के बाद उनके शस्त्रागार में अब 200 से अधिक बंदूकें थीं, प्रत्येक प्रकार की 1 से 5 तक। पिस्तौल सबसे आम थीं। एक तरफ वे सस्ती थीं, केवल 300 रुपये प्रत्येक, और 100 केवल 30,000 रुपये में, एक कीमत जो वह बहुत आसानी से चुकाने को तैयार थे। दूसरी तरफ वे कॉम्पैक्ट थीं। काफी समय तक अभ्यास करने के बाद, हालांकि वह सेकंडों में बंदूक को अलग नहीं कर सकते थे, उन्होंने उनकी आंतरिक संरचना में गहराई से अध्ययन किया था और कुछ को तोड़ भी दिया था। इन टूटी हुई बंदूकों को उन्होंने अपने शस्त्रागार में डंप कर दिया। जबकि सिस्टम का हथियार भंडारण मात्रा में कोई सीमा नहीं थी। वे लाल, क्षतिग्रस्त टैग बहुत खटकते थे और देखने में परेशान करने वाले थे। जब रोहन गुप्ता ने सिस्टम से पूछा कि इनका क्या करना है, तो उसने अचानक उन्हें सूचित किया कि स्तर 1 मॉल हथियार विनाश सेवाएं प्रदान नहीं करता। ऐसी सेवाएं कब प्रदान की जाएंगी, इस बारे में सिस्टम चुप रहा। इसके शब्दों से ये स्पष्ट था कि यह उन्हें प्रदान कर सकता है, लेकिन रोहन गुप्ता समझ नहीं पाए कि सिस्टम के रचनाकार इसे और उपयोगकर्ता अनुकूल क्यों नहीं बना सकते। जिस सभ्यता ने सिस्टम पर स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित की थी, उस बिंदु पर आई निश्चित रूप से व्यापक रही होगी, तो इसे सिस्टम पर क्यों नहीं स्थापित किया गया? एक ऐसे सिस्टम का सामना करते हुए जो हमेशा उन्हें अनुमान लगाने पर मजबूर करता था और ऐसा व्यवहार करता था जैसे उसका उन पर कुछ भी बकाया नहीं है। रोहन गुप्ता शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए, हालांकि उनके पास शिकायत दर्ज करने की कोई जगह नहीं थी।
रोहन गुप्ता ने अपनी बाहों में ठंडी ग्रे बाटल को सहलाया। यह वह नाम था जो उन्होंने अपनी बंदूक को दिया था। इसका 1.5 मीटर लंबा डिजाइन मर्दाना और घातक आकर्षण से भरा हुआ, वास्तव में युद्ध में इसकी कल्पना की गई भूमिका के लिए उपयुक्त था। इसे देखना एक आनंद था। जब भी रोहन गुप्ता को इन ठंडे, विशेष रूप से डिजाइन किए गए हथियारों को संभालने का मौका मिलता, उनकी उंगलियां खुजलाने लगती थी कि इन्हें आजमाएं। उन्होंने अगले हफ्ते अपने गांव के पीछे के जंगलों में अच्छा समय बिताने का मन बना लिया। धिक्कार है, वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्होंने 10,000 राउंड फायर नहीं किए। उनके गांव के पीछे के पहाड़ दर्जनों किलोमीटर तक फैले हुए थे और सुनसान थे। अगर वह उनमें गायब हो गए तो वह अपनी बंदूक को अपनी इच्छानुसार चला सकते थे। और इसलिए रोहन गुप्ता अपने बिस्तर पर लेटे, बाटल को गले लगाए और अपने आप में हंस रहे थे। जल्द ही उन्हें अपनी मौसी और चाचा के नाश्ता तैयार करने की हलचल की आवाज़ें सुनाई दी। इसके बाद उनकी चचेरी बहन रिया गुप्ता, जहां तक नींद में डूबी प्रिया गुप्ता की बात है, उन्हें यकीन था कि वो इतने ठंडे सर्दियों के दिन बिस्तर में आलस कर रही होगी, शायद अपनी रजाई में लिपटी हुई। आखिरकार रिया गुप्ता और उनकी मौसी की लगातार मनोहार के बाद प्रिया गुप्ता बिस्तर से उठी और नाश्ते के लिए आई। चिड़चिड़ी और बिखरे बालों के साथ रोहन गुप्ता ने उन्हें चिढ़ाने की हिम्मत नहीं की। डर था कि सुबह की कसरत हो जाएगी। बेहतर है कि सुबह उठी हुई महिला को परेशान न करें, वरना उसे पिटाई मिल जाएगी। उन्हें ये कड़वे अनुभव से पता था। नाश्ते के दौरान उनकी मौसी ने सुझाव दिया, टंगटिंग, अगले कुछ दिनों में अपनी वापसी की टिकटें खरीद लेना सबसे अच्छा होगा। यात्रा लंबी नहीं है और कई शटल हैं, लेकिन भारतीय नव वर्ष के करीब आने पर टिकटें कम हो जाती हैं। सवारी लेना भी सुरक्षित नहीं है। रोहन गुप्ता को पता था कि उनके चाचा के परिवार ने घर वापसी के लिए सवारी की व्यवस्था की थी और उन्हें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उनकी मां का गृहनगर और उनका अपना गृहनगर पूरी तरह से विपरीत दिशाओं में थे, इसलिए वे रास्ते में नहीं थे। उनकी मौसी और चाचा भी एक गांव वाले के साथ सवारी करेंगे, लेकिन उनके लिए, जो पहले लौटने की योजना बना रहे थे, अपनी टिकट खरीदना जरूरी था। लेकिन अब चीजें अलग थीं। उनके पास एक निजी कार थी। रोहन गुप्ता को भीड़भाड़ वाली शटल में कोई रुचि नहीं थी। उनके पिछले जीवन का आघात उन्हें शटल और भारी भरकम ट्रकों को सहज रूप से अस्वीकार करने के लिए मजबूर करता था। उन्हें देखते ही उनके पिछले जीवन की दुखद यादें ताज़ा हो जाती थीं। इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास एक दोस्त है जिसके पास कार है और वह हमें रास्ते में घर छोड़ देगा, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये दोस्त वास्तव में कौन है? रिया गुप्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आजकल रोहन गुप्ता के परिचितों का समूह रंग बिरंगा था, खासकर वह रहस्यमयी बड़ा आदमी जो उनका समर्थन करता था। नतीजतन वह रोहन गुप्ता के दोस्तों के प्रति अत्यधिक संदिग्ध थे। कार वाला दोस्त निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उनके भतीजे का इतने सामाजिक दोस्तों के साथ मेलजोल उन्हें बहुत चिंतित करता था। चाचा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वह हरी के एक हथियारबंद साथी हैं जिनसे मैं हरी के यहाँ कसरत करते समय मिला था। हमारी बहुत अच्छी बनती है। उनका परिवार हमारे ठीक नीचे चुनवू जिले में रहता है। वो मुझे और शीला को रास्ते में छोड़ सकते हैं, रोहन गुप्ता ने सच्चाई से समझाया। ओह, जब तक वह हरी का साथी है मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन क्या यह उनके लिए बहुत परेशानी नहीं होगी? रिया गुप्ता ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जब तक वे समाज के लोग नहीं थे तब तक ठीक था। सैन्य पृष्ठभूमि से होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से साथ ही शब्द पर भरोसा करते थे और नहीं सोचते थे कि वह व्यक्ति बुरा होगा। हालांकि इस तरह की वफादारी की भावनाएं भोली हो सकती थीं, वे बहुत वास्तविक थीं। नहीं होगी, वह एक यात्री कार चलाते हैं और उनके साथ केवल उनकी मां यात्रा कर रही हैं, रोहन गुप्ता ने समझाया। सूरज चौहान की मां को पिछले महीने की 30 तारीख को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह शर्मा ग्रुप कंपनी के पास एक निवास में चली गई थीं। ये कंपनी से सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। सूरज चौहान ने रोहन गुप्ता को धन्यवाद देने के लिए भोजन पर आमंत्रित किया था। रोहन गुप्ता ने अस्पताल के शेष 80,000 रुपये की फीस को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने सूरज चौहान के लिए 5,000 रुपये की तनख्वाह में से केवल 2,500 रुपये की मासिक किश्तों में चुकाने की व्यवस्था की। जीविका खर्च के नाम पर चुकाया गया। ये बातचीत बहुत मनाने के बाद ही सफल हुई। उन्हें एक बार फिर याद आया कि पैसे उधार देना एक झंझट हो सकता है। सूरज चौहान ने शुरू में भारतीय नव वर्ष पर अपने गांव वापस न जाने की योजना बनाई थी और सिर्फ रोहन गुप्ता को घर छोड़ने जाना चाहता था। आखिरकार वहां अब उनके ज्यादा रिश्तेदार नहीं बचे थे। फिर भी उन्होंने देखा कि उनकी मां को अपने पुराने घर की याद आ रही थी। आखिरकार उन्होंने छुट्टियों में घर वापस जाकर घर को साफ सुथरा करने का फैसला किया। हालांकि वे सिर्फ 2 लोगों का परिवार थे, फिर भी उन्हें गांव से जुड़ाव का एहसास होता था। ठीक है, तो अपना सामान पहले से तैयार कर लो ताकि उन्हें इंतजार न करवाना पड़े। उनके लिए कुछ तोहफे भी खरीद लेना। हमें अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, रिया गुप्ता ने याद दिलाया। हाँ, समझ गया, रोहन गुप्ता ने सहमति जताई। नाश्ते के बाद रोहन गुप्ता ने इस महीने के सुझाए गए ग्राहकों की जानकारी प्रिया जोशी को भेज दी।
प्रिया जोशी के ये काम पूरा करने के बाद वह एक संदेश भेजती और उन्हें बस पैसे वायर ट्रांसफर करने होते। रोहन गुप्ता के पास स्काई कंसल्टेंसी में पहले से ही हस्ताक्षरित अनुबंध तैयार थे। हालांकि राशि वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया था, लेकिन उन्होंने अधिकतम ऋण सीमा और समय सीमा के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। जितना हो सके उतना उधार देने के सिद्धांत पर चलते हुए रोहन गुप्ता ने प्रिया जोशी को बार बार निर्देश दिए कि वह भविष्य में उनके सुझाए गए ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश करे, उन्हें उनकी बताई गई अधिकतम सीमा तक उधार दे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, जो बाहरी मासिक ऋण सीमा के 70% के बराबर थी। इस महीने ये 10,04,000 रुपये था। जहां तक उन लोगों के ऋण चुकाने की बात है, यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। जब तक ये 70% से ज्यादा न हो, तब तक यह अनुबंध की वैधता या मासिक समीक्षाओं को प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने प्रिया जोशी को ये भी कहा कि वह उनके पुराने ग्राहकों जय शर्मा और विपिन गुप्ता को छोड़कर से छुट्टियों में गर्मजोशी से मिलने के लिए संपर्क करे, ताकि पता चल सके कि कहीं उन्हें या उनके भरोसेमंद दोस्तों को कोई कर्ज तो नहीं चाहिए। आखिरकार कम से कम 6 लाख लोगों को तो अभी तक घर नहीं मिला था। इस तरह के दलाल जैसे कार्यों के बारे में प्रिया जोशी ने जोर देकर कहा कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह निश्चित रूप से उनके साथ उचित व्यवहार करेगी। मोटी चमड़ी वाले रोहन गुप्ता को इस बारे में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। बाकी सब लोग पैसा कमाने और पैसों का जुगाड़ करने में व्यस्त थे, जबकि वह इस चिंता में थे कि पैसा कैसे दे और कैसे खर्च करे। उसे बांट भी नहीं पा रहे थे, खर्च करने की कोई जगह नहीं थी। ये सोचकर रोहन गुप्ता की आंखों में आंसू आ गए। यह एक मूर्खतापूर्ण स्थिति थी। प्रिया जोशी से बात खत्म करने के बाद रोहन गुप्ता शीला लांबा के घर गए और उनके साथ घर लाने के लिए कुछ उपहार खरीदने की तैयारी करने लगे। साल का अंत व्यस्तता भरा था, लेकिन शुक्र है कि प्रिया जोशी ने उनसे कुछ कर्ज का काम ले लिया था, वरना वो फिर से बेचैन हो जाते। आधे घंटे बाद रोहन गुप्ता शीला लांबा के साथ हाथ में हाथ डाले जीवन सड़कों पर चल रहे थे। सड़कें पहले से ही उत्सवी माहौल से भरी हुई थीं। हर जगह व्यापारियों द्वारा दी जा रही छूट के बैनर लगे हुए थे और साथ ही भारतीय नववर्ष का सामान खरीदने वाले लोगों की भीड़ भी थी। व्यापारियों की इन बिक्री को देखकर रोहन गुप्ता अचानक प्रेरित हो गए। वो अभी अपना मुंह खोलने ही वाले थे कि परिचित शीला लांबा ने कहा, टंगटिंग, आज मेरे लिए कोई सामान मत खरीदना। उनकी बात सुनकर रोहन गुप्ता ने कड़वी मुस्कान दी। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? चूंकि यहाँ अधेड़ उम्र की महिलाओं के कपड़े नहीं बिकते, फिर भी तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। शीला लांबा ने उन्हें घूर कर देखा। हाँ, वास्तव में मुझे केवल मेरी पत्नी ही समझती है, लेकिन वे कपड़े वाकई सस्ते हैं, वे सेल पर हैं। रोहन गुप्ता ने लुभाने की कोशिश जारी रखी, ये जानते हुए कि शीला लांबा सेल के प्रति संवेदनशील थीं। पहले जब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तब वह थोक विक्रेताओं से सस्ते कपड़े खरीदना पसंद करती थीं और मोलभाव करने में काफ़ी अच्छी थीं। वास्तव में एक आदर्श पत्नी और अच्छी माँ का उदाहरण। कोई खरीदारी नहीं, मेरे पास पर्याप्त कपड़े हैं। तुमने पहले ही मेरे लिए अगले कुछ सालों के कपड़े और सामान खरीद लिए हैं। भारतीय नववर्ष के दौरान भी कपड़े नहीं खरीदने, पैसे बर्बाद नहीं करने, शीला लांबा ने दृढ़ता से कहा। रोहन गुप्ता ने उनके लिए पहले जो सामान खरीदा था वह काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि वह छूट से ललचाई थीं, लेकिन वह रोहन गुप्ता को और पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं देती थीं। ठीक है, हम अगले साल खरीद सकते हैं, है ना? रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 मिलियन रुपये की दैनिक आर्बिट्रेज आय ने उन्हें पैसे की अवधारणा के प्रति कुछ हद तक उदासीन बना दिया था। पहले जब उन्होंने उन टाइकून्स को कहते सुना था कि पैसा सिर्फ एक संख्या है, तो उन्हें लगता था कि वे दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अब वो वास्तव में समझ गए थे। हालांकि जहां दूसरे लोग हर दिन जागकर यह सोचते थे कि बैंक को 10 मिलियन का मूलधन और ब्याज कैसे चुकाना है, वह ये सोच रहे थे कि इस पैसे को कैसे खर्च करना है। शीला लांबा ने सिर हिलाया। इसलिए रोहन गुप्ता ने पूरी सुबह शीला लांबा के साथ खरीदारी में बिताई। शीला लांबा ने अपनी जेब खर्च से रोहन गुप्ता के माता पिता और अपने दादा दादी के लिए कुछ ज़्यादा मूल्यवान नहीं चीज़ें खरीदी। रोहन गुप्ता ने स्वाभाविक रूप से इस समय बड़े बॉस की तरह व्यवहार नहीं किया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10,000 की कीमत के उपहार खरीदने पर जोर नहीं दिया, बस उनके साथ गया और थोड़े महंगे सामान खरीदे। दोपहर में रोहन गुप्ता ने बेशर्मी से शीला लांबा के साथ चुंबन का खेल खेला और द डेमीगॉड्स एंड सेमी डेविल्स शो देखा। 4 फरवरी 2005 शुक्रवार आज शर्मा ग्रुप की साल की आखिरी बैठक थी और तीसरी मंजिल का शानदार कॉन्फ्रेंस रूम पहले से ही कल तैयार कर लिया गया था। सुबह 10 बजे सूरज चौहान रोहन गुप्ता को कंपनी में ले आए। अब तक लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल पर लोग पहले से ही बैठ चुके थे, पिछले बार से भी ज़्यादा, क्योंकि मार्केटिंग और डिज़ाइन विभागों में प्रत्येक का एक अतिरिक्त डिप्टी मैनेजर था। कपड़ा कारखाने के मैनेजर और कई डिप्टी मैनेजर भी स्वाभाविक रूप से इस बैठक में शामिल हुए। शुक्र है कि टेबल इतनी बड़ी थी कि सभी को समायोजित कर सके। कॉन्फ्रेंस रूम के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर रोहन गुप्ता ने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी है, फिर भी वो ठीक ठीक याद नहीं कर पाए कि क्या।
उनके सामने बंद दरवाजे को घूरते हुए 10 सेकंड बाद रोहन गुप्ता को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या कमी थी, उनके पास दरवाज़ा खोलने वाला सचिव नहीं था। इसके बारे में सोचकर रोहन गुप्ता खुद पर हंस पड़े। उन्होंने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे चीज़ी स्किट देखे होंगे, जहां एक दबंग बॉस के लिए हमेशा कोई न कोई दरवाज़ा खोलने वाला होता था, जहां भी वह जाता। धिक्कार है ऐसा पूंजीपति, इतना आलसी। उनके सिर को हिलाकर उन बेकार विचारों को दूर करते हुए रोहन गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। कमरा तुरंत शांत हो गया, क्योंकि सभी गंभीरता से सीधे बैठ गए। केवल प्रिया गुप्ता और एक आकर्षक डिप्टी मैनेजर, जिससे रोहन गुप्ता अभी तक परिचित नहीं हुए थे, उन पर उत्सुक नजरों से मुस्कुराते रहे, उनके सामने अत्यधिक युवा सीईओ की छानबीन करते हुए। संयम के साथ रोहन गुप्ता मुख्य कुर्सी पर बैठे, चारों ओर देखा और उनके बगल में बैठे विकास खन्ना से पूछा, मैनेजर खन्ना, क्या सभी लोग आ गए हैं? बॉस गुप्ता, सभी लोग यहाँ हैं, विकास खन्ना ने पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। अच्छा, यह इस साल की आखिरी बैठक है, कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मैं सभी को एक शानदार भारतीय नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि हमने इस साल ज़्यादा व्यवसाय नहीं किया और ई कॉमर्स से मुनाफा उतना प्रभावशाली नहीं था। यहाँ मौजूद सभी लोगों के प्रयासों को कम नहीं आंका जा सकता। मैनेजर खन्ना, आज सभी वेतन देने के बाद कंपनी के खातों में कितना पैसा बचेगा? रोहन गुप्ता ने अपनी बात खत्म करने के बाद पूछा। हमारे पास अभी भी 1.3 मिलियन रुपये बचे होंगे, विकास खन्ना ने तुरंत जवाब दिया। स्पष्ट रूप से उन्हें कंपनी की वित्तीय स्थिति की अच्छी जानकारी थी। ये सुनकर रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया और फिर कहा, ऐसे में हमने कभी वार्षिक बोनस के मुद्दे पर चर्चा नहीं की और आपने कोई योजना निर्धारित नहीं की। मुझे पता है कि यह इसलिए है क्योंकि हमारा व्यवसाय ज़्यादा नहीं था, आप इसे मांगने में सहज महसूस नहीं करते। हालांकि मैं इस मामले को लेकर चिंतित हूं। इसलिए मैनेजर खन्ना, मान लीजिए आपका वार्षिक बोनस 50,000 रुपये तय किया जाता है। डिप्टी मैनेजरों और मैनेजर ललित को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। कंपनी मैनेजर और डिप्टी डायरेक्टरों को 10,000 रुपये मिलेंगे। कंपनी के सहायक मैनेजरों और कारखाने के प्रभारी प्रत्येक को 6,000 रुपये मिलेंगे। बाकी शर्मा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए मैं यह नहीं मापूंगा कि किसने ज़्यादा काम किया या किसने कम। यह अगले साल के अंत में आपको विचार करना होगा। इस बार बिना किसी भेदभाव के सभी को 3,000 रुपये का वार्षिक बोनस मिलेगा, ताकि सभी का भारतीय नववर्ष अच्छा हो। बॉस गुप्ता, अगर आप इसे इस तरह से गणना करते हैं तो कंपनी के खातों में 5 लाख रुपये से कम बचे होंगे, विकास खन्ना ने भौहें सिकोड़ते हुए टिप्पणी की। रोहन गुप्ता ने पहले फंड इंजेक्शन का जिक्र किया था बिना कोई तारीख बताए। नए साल के करीब होने के साथ 5 लाख रुपये स्पष्ट रूप से व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। नीचे मौजूद सभी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर उत्साहित थे, लेकिन कंपनी के जनरल मैनेजर और बागडोर संभालने वाले व्यक्ति के रूप में वह नहीं चाहते थे कि शर्मा ग्रुप को कोई परेशानी हो। विकास खन्ना के संदेह के जवाब में रोहन गुप्ता ने मन ही मन मुस्कुराया। ये कर्मचारियों और मैनेजरों के बीच का अंतर था। मैनेजर इस बात पर ध्यान देते हैं कि नाव डूबेगी या नहीं, जबकि कर्मचारी केवल अपने जीवन रक्षक और डोंगी की चिंता करते हैं। नीचे मौजूद मैनेजरों, साथ ही विकास खन्ना और प्रिया गुप्ता और उनके स्तर के अन्य मैनेजरों के रवैये से यह स्पष्ट हो गया कि कंपनी की वास्तव में कौन परवाह करता है। हालांकि रोहन गुप्ता ने किसी और को इसका दोष नहीं दिया। दुनिया में हर कोई बस अपनी बारी कमाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं मैनेजर खन्ना। मैंने पहले से ही 30 मिलियन रुपये के फंड तैयार किए हैं, जिन्हें भारतीय नव वर्ष के बाद किसी भी समय कंपनी में डाला जा सकता है। साथ ही सभी के लिए एक सूचना, मैं अगले साल के मध्य तक कंपनी में 30 मिलियन से 100 मिलियन रुपये तक और फंड डालूंगा। मैं कितना फंड अंततः डालूंगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस शुरुआती 30 मिलियन का कितना अच्छा उपयोग करते हैं, रोहन गुप्ता ने हंसते हुए कहा। साथ ही एक और बड़ा संकेत दिया। वह आज सुबह से अपने खातों में मृत पूंजी उत्पन्न कर रहे थे, प्रतिदिन 10 मिलियन से अधिक की दर से। उनके पास शर्मा ग्रुप में अपने निवेश को बढ़ाने और तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहते थे कि कंपनी ज्यादा खाने से फट जाए। बॉस गुप्ता, क्या आप गंभीर हैं? वास्तव में 100 मिलियन तक? विकास खन्ना ने आश्चर्य में पूछा। रोहन गुप्ता के शुरुआती 30 मिलियन के निवेश के कुछ महीनों बाद वह 100 मिलियन तक और निवेश करने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह उनकी कल्पना से कहीं आगे था, जिसने उन्हें भविष्य के लिए आशा से भर दिया। इतने नकदी से समृद्ध समर्थक के साथ एक सफल ब्रांड बनाने से उन्हें क्या रोक सकता था? दूसरे लोग रोहन गुप्ता को देख रहे थे, उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं, उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। विशेष रूप से प्रिया जोशी, जो कंपनी में अपनी 5% गैर बिक्री योग्य हिस्सेदारी पर आश्वस्त थीं, जो केवल पहले 30 मिलियन निवेश के साथ ही उनकी कुल संपत्ति को 2 मिलियन से अधिक कर देगी, और अगर 100 मिलियन और डाले गए तो उनकी हिस्सेदारी की कीमत 6 मिलियन से अधिक हो सकती थी, जो उनके परिवार के कारखाने की कीमत से कहीं ज्यादा थी। इसे याद करते हुए प्रिया गुप्ता ने भी रोहन गुप्ता को उत्साह से देखा, सही व्यक्ति से जुड़े होने पर गर्व महसूस करते हुए।
उनकी उत्सुकता को अपनी आंखों के कोने से देखते हुए रोहन गुप्ता प्रसन्न हुए और सफलता की सुखद भावना का आनंद लिया। फिर वे हंसे, मैं आपको क्यों धोखा दूंगा? अगर मुझे ये चिंता न होती कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे और कंपनी को नए फंड को अवशोषित करने के लिए समय चाहिए, तो मैं भारतीय नव वर्ष के तुरंत बाद 1 बिलियन डालने में कोई समस्या नहीं देखता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप पैसे को अच्छी तरह से खर्च करने की अपनी क्षमता दिखाएंगे। इसके अलावा मैं जल्दबाजी में अव्यवस्थित विस्तार नहीं देखना चाहता। अगर आप पहले चरण के फंड के उपयोग से मुझे संतुष्ट करते हैं, तो दूसरे चरण की ऊपरी सीमा सिर्फ 1 बिलियन नहीं हो सकती। अगर दूसरा चरण मेरी अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो तीसरे चरण का वित्तपोषण आपकी कल्पना से भी अधिक हो सकता है। रोहन गुप्ता के भव्य शब्दों से नीचे मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने क्या सुना? सबसे पहले तो ऐसा लग रहा था कि उनके बॉस के पास इस समय कम से कम 1 अरब रुपये की धनराशि है। दूसरा, यदि पहले 30 मिलियन का उचित व्यय किया गया तो दूसरे चरण के लिए कम से कम 1 बिलियन का निवेश हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह थी कि तीसरे चरण के वित्तपोषण के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं थी। वह कौन सी अवधारणा थी? 200 मिलियन, 300 मिलियन या उससे भी ज्यादा? वे एक पल के लिए तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन एक बात का पूरा यकीन था कि उन्हें ये पहले 30 मिलियन समझदारी से खर्च करने होंगे, ताकि रोहन गुप्ता संतुष्ट रहें। इस तरह कंपनी को भविष्य में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, और जैसे जैसे कंपनी मजबूत होती जाएगी, उनकी आय भी बढ़ती जाएगी। सबको हक्का बक्का देखकर रोहन गुप्ता फिर से हंसने लगे। अरे सब लोग, मैंने जो कहा वो सब सच था। जब तक मैं देख सकता हूं कि पैसा सही तरीके से खर्च किया गया है, तब तक पैसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैनेजर खन्ना, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? ये सुनकर विकास खन्ना जोर से हंसा। बॉस गुप्ता, आपने अभी जो खबर सुनाई है, उसके बाद कौन अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद ले पाएगा? मुझे लगता है छुट्टियों में सब काम के बारे में सोच रहे होंगे। और वह मन ही मन सोच रहा था कि करोड़ों की रकम कैसे खर्च करे, और खुद को रोक नहीं पाया। 1 अरब, ओह, ये तो वाकई चक्कर आने वाला था। हाँ, इसमें चिंता की क्या बात है? जब तक कंपनी पहले से तय योजना पर कायम रहेगी, तब तक हमारा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। रोहन गुप्ता जोर से हंसा। 4 फरवरी 2005 शुक्रवार कंपनी की साल के अंत की सारांश बैठक, जाहिर है, सिर्फ रोहन गुप्ता के भाषण से पूरी नहीं हो सकती थी। उनका पिछला भाषण तो बस आने वाले साल के लिए सभी के काम करने के जुनून को जगाने और अपने पैसे खर्च करने का एक जरिया ढूंढने के लिए आकर्षक बातों से भरा एक पाई परोसने जैसा था। रोहन गुप्ता के बाद महाप्रबंधक विकास खन्ना से शुरू करते हुए सभी ने धीरे धीरे पिछले साल के अपने काम का सारांश दिया और अपने भविष्य के काम को स्पष्ट किया। बीच बीच में रोहन गुप्ता सवाल पूछते रहते थे। हालांकि इन सभी मामलों का विवरण उनकी साप्ताहिक और मासिक रिपोर्टों में होता था, लेकिन कई रिपोर्टें लंबी चौड़ी व्याख्याओं और विस्तृत सांख्यिकीय चार्टों के साथ आती थीं जो बहुत वैज्ञानिक और कठोर लगते थे। लेकिन रोहन गुप्ता ये जानना चाहते थे कि क्या ये लोग सचमुच अपनी लिखी बातों को समझते हैं, न कि सिर्फ उनके रूखे पाठों को। इसलिए वर्षांत सारांश सत्र 2 घंटे से ज्यादा चला। रोहन गुप्ता द्वारा निवेश के पैमाने में बदलाव के कारण सभी ने कुछ योजनाओं पर छोटे मोटे बदलाव और चर्चाएं की। बड़े बदलाव इसलिए नहीं किए गए क्योंकि भारतीय नव वर्ष के बाद केवल 30 मिलियन रुपये ही बचे थे, जैसा कि पहले योजना बनाई गई थी। दोपहर के समय रोहन गुप्ता अन्य लंच व्यवस्थाओं के कारण जल्दी चले गए। बहरहाल रोहन गुप्ता के जाते ही उनकी उत्साहवर्धक खबर पूरी कंपनी में फैल गई, जिससे एक बड़ी सनसनी फैल गई। काम के प्रति सभी का जुनून अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया, मानो वे भारतीय नव वर्ष के दौरान ओवरटाइम काम करना चाहते हों। अरे जाहिर है, वो आखिरी बात तो बस रोहन गुप्ता की मनगढ़ंत सोच थी। भला कौन भारतीय नव वर्ष पर ओवरटाइम काम करना चाहेगा, जब तक कि उसका कोई दिमाग खराब न हो या वो कोई बॉस न हो। शाम हो गई। सारांश बैठक के अलावा शर्मा ग्रुप में आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, वार्षिक कंपनी भोज। रोहन गुप्ता के निर्देश पर शर्मा ग्रुप में आधे महीने पहले ही एक जगह बुक कर ली गई थी। यह एक विशाल बैंक्वेट हॉल था जो मूल रूप से आलीशान शादियों के भोज के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए यह अविश्वसनीय रूप से विशाल था और कंपनी के 300 कर्मचारियों के लिए आसानी से जगह बना सकता था। बेशक इसकी लागत भी बहुत ज्यादा थी। ताज खन्ना होटल खन्ना सिटी में 15 मंजिला एक 3 सितारा होटल है। ये रीना कौर के होटल का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसका वेडिंग बैंक्वेट हॉल खन्ना सिटी का सबसे बड़ा था। खुले में बने हॉल को छोड़कर कोई मुकाबला ही नहीं था। बॉस होने के नाते रोहन गुप्ता को इतनी जल्दी आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वो बातचीत में शामिल हो गए। शाम 6 बजे रोहन गुप्ता और सूरज चौहान ताज खन्ना होटल पहुंचे। नमस्ते बॉस गुप्ता। नमस्ते बॉस गुप्ता। ओम, सबको नमस्कार। कंपनी में अब तक रोहन गुप्ता को कौन नहीं जानता था? सभी ने उन्हें देखते ही अभिवादन किया और रोहन गुप्ता ने एक एक करके जवाब दिया। रोहन गुप्ता असहाय महसूस कर रहे थे। वह वास्तव में चाहते थे कि उनके कर्मचारी उन्हें नजरअंदाज करें।
ये घमंड नहीं था। उनकी प्रकृति के अनुसार अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो वह भी आपका सम्मान करेंगे। उन्हें एक एक करके मुस्कुराकर जवाब देना पड़ता था, जिससे वह थक गए। होटल के बाहर अपनी कार से उतरने के बाद से उन्हें लगातार कर्मचारियों के समूहों का सामना करना पड़ रहा था। सभी ने उनका अभिवादन किया, यहाँ तक कि जानबूझकर धीरे चलकर रोहन गुप्ता को पहले जाने दिया। हालांकि रोहन गुप्ता का घमंड बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि वह जनता से और ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। रोहन गुप्ता के चले जाने के बाद बॉस गुप्ता इतने युवा हैं। हाँ, युवा और अमीर। सोचो कौन सी भाग्यशाली लड़की उन्हें पकड़ेगी। अगर मैं 10 साल छोटी होती तो अच्छा होता। बस कर, तुमने अपनी उम्र जाहिर कर दी। तुम पालने की चोरी का सपना देख रही हो। तू बदमाश लड़की, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी, आजा। इस समय कंपनी के प्रबंधन के सभी सदस्य मंच के सबसे करीब वाली मेज पर बैठे थे। अन्य कर्मचारी भी धीरे धीरे आ रहे थे। रोहन गुप्ता सीधे उस मेज पर गए जहां विकास खन्ना और अन्य लोग बैठे थे। मेज विशाल थी, यह आसानी से 20 लोगों को समायोजित कर सकती थी। हालांकि केवल विकास खन्ना, प्रिया गुप्ता और एक अन्य डिप्टी जनरल मैनेजर मौजूद थे। अन्य मैनेजरों या डिप्टी मैनेजरों में से कोई भी अभी तक नहीं आया था। यह अज्ञात था कि वे व्यस्त थे या कुछ और। दूर से रोहन गुप्ता ने उन्हें कुछ चर्चा करते हुए देखा था। रोहन गुप्ता सीधे प्रिया गुप्ता के बगल में बैठ गए। सूरज चौहान सुरक्षा विभाग के लिए निर्धारित मेज पर बैठने चले गए। रोहन गुप्ता ने उन्हें नहीं रोका। अगर सूरज चौहान यहाँ रुके होते तो शायद वो घबरा जाते, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। रोहन गुप्ता को आते देख तीनों ने अपनी चर्चा रोक दी। बॉस गुप्ता, छोटे भाई गुप्ता, तुम आखिरकार आए। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। स्वाभाविक रूप से आखिरी वाक्य प्रिया गुप्ता ने कहा था। उन्होंने अपनी नीली काली आईशैडो से सजी अनोखी आंखों से नाराजगी के साथ उनकी ओर देखा। प्रिया गुप्ता को फिर से उन्हें लुभाने की कोशिश करते देख रोहन गुप्ता ने उनकी ओर आंखें घुमाई और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। रोहन गुप्ता को बैठते देख डिप्टी जनरल मैनेजर जल्दी से उठकर उनके लिए चाय डालने लगे। यह मजबूरी थी, उनकी रैंक यहाँ सबसे कम थी। विकास खन्ना जनरल मैनेजर थे और प्रिया गुप्ता, हालांकि वह भी डिप्टी जनरल मैनेजर थीं, कंपनी की शेयरधारक थीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह विकास खन्ना के बराबर थीं। हालांकि वह केवल डिजाइन विभाग की जिम्मेदार थीं, लेकिन कोई भी इस खूबसूरत महिला को कम नहीं आंकता था। उनकी क्षमता और शेयरधारक स्थिति का जिक्र न भी करें तो प्रिया गुप्ता और उनके नौकरी के लिए आवेदन करने के समय विकास खन्ना ने उनका साक्षात्कार लिया था। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह विकास खन्ना से नीचे रैंक में थीं। रोहन गुप्ता को अपनी ओर नजरअंदाज करते देख प्रिया गुप्ता नाराज नहीं हुई, बल्कि उन्होंने दिलचस्पी से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और मन ही मन सोचा, हमारा छोटा भाई कितना सुंदर है, आंखें घुमाते हुए भी। बॉस गुप्ता, चाय पियो। धन्यवाद। तो खन्ना, तुम क्या चर्चा कर रहे थे? रोहन गुप्ता ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। बात कुछ ऐसी है, हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगले साल जूते और बैग के कारोबार में तुरंत उतरना है या नहीं, विकास खन्ना ने कहा। ये सुनकर रोहन गुप्ता ने आश्चर्य से पूछा, ओह, जूते और बैग, क्या हमारे पास इस क्षेत्र के लिए प्रतिभाएं आरक्षित हैं? वह जानते थे कि यह व्यवसाय कंपनी की मध्यम से दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो रातों रात स्थापित हो सके। अब तक शर्मा ग्रुप केवल कपड़ों का ही कारोबार करता था। ऐसा लग रहा था कि रोहन गुप्ता के निवेश के पैमाने में वृद्धि को देखकर विकास खन्ना और अन्य लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। ये भी अच्छा था, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी टीम ही उन्हें चाहिए थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मिस्टिक स्टोरी हब चैनल पर।